दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि लगता है भी छाती से बाहर निकल आएगा। हथेलियां गीली हो गई हैं। कान में अजीब सी गूंज है और बीपी मशीन के कफ पर जो नंबर दिख रहे हैं वह आपके तो हो ही नहीं सकते। 180/100, जबकि अभी आधे घंटे पहले घर पर आपका बीपी तो बिल्कुल सही 120/80 था। क्या यह सिचुएशन आपको जानी पहचानी लगती है? अगर हाँ, तो आप भी शायद एक बहुत ही पेचीदा और आम स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, जिसे व्हाइट कोट सिंड्रोम कहते हैं। और आज हम सिर्फ इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम इसे बिल्कुल खोलकर देखेंगे। हम आपके डर को जड़ से समझेंगे। आपका दिमाग किन अदृश्य तारों को खींचता है, जो आपके शरीर को इस तरह से रिएक्ट करने पर मजबूर कर देता है। और सबसे जरूरी, मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्लान दूंगा कि आप इस पर कंट्रोल कैसे पा सकते हैं। आप जानेंगे कि यह सिर्फ नर्वस होना नहीं है, बल्कि एक जटिल मनोशारीरिक प्रक्रिया है। और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपके पास ऐसी टेक्निक्स का पूरा बंडल होगा जो आपको डॉक्टर के चैम्बर में शांत दिल और सही बीपी रीडिंग के साथ जाने में मदद करेंगी। अच्छा, डॉक्टर के पास आपकी बीपी मशीन में आम तौर पर कौन से नंबर आते हैं? हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं, ताकि हम देखें कि हम में से कितने लोग इस अनकही लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम उन शब्दों को समझते हैं, ताकि हम एक ही भाषा में बात कर सकें। व्हाइट कोट सिंड्रोम या डॉक्टर इसे व्हाइट कोट हाइपरटेंशन भी कहते हैं। यह वह कंडीशन है जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप केवल मेडिकल माहौल में ही बढ़ जाता है, जैसे कि डॉक्टर की क्लिनिक में या अस्पताल में, जबकि घर के सामान्य माहौल में उनका बीपी बिल्कुल सामान्य बना रहता है। इस फिनोमिना को पहली बार विस्तार से 1983 में बताया गया था। हालांकि डॉक्टर पहले भी इसे नोट करते रहे थे। एक खास वक्त समझना बहुत जरूरी है। यह असल या परमानेंट हाई ब्लड प्रेशर, स्थायी हाइपरटेंशन जैसा नहीं है। जब किसी को असली हाइपरटेंशन होता है, तो उनका बीपी हमेशा बढ़ा रहता है, चाहे वह घर पर हो, काम पर या क्लिनिक में। व्हाइट कोट सिंड्रोम दरअसल तनाव, स्ट्रेस पर शरीर की एक प्रतिक्रिया है। शरीर डॉक्टर के पास जाने को एक खतरे के रूप में देखता है और लड़ो या भागो यानी फाइट और फ्लाइट वाले पुराने मैकेनिज्म को चालू कर देता है। दिक्कत यह है कि लंबे समय तक इस कंडीशन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इसे बस मरीज की ज्यादा इमोशनल होने की आदत बताकर टाल दिया जाता था। लेकिन आज की रिसर्च दिखाती है कि व्हाइट कोट सिंड्रोम वाले लोग आगे चलकर असल हाइपरटेंशन विकसित करने के खतरे में ज्यादा होते हैं। इसलिए इसे बस यह कहकर टाल देना कि मैं बस थोड़ा ज्यादा नर्वस हो गया था, एक बहुत बड़ी गलती है। यह एक वास्तविक कंडीशन है जिस पर मरीज और डॉक्टर दोनों की तरफ से ध्यान और सही अप्रोच की जरूरत है। पहली वजह, पुराने दिनों की गूंज, पुरानी यादों का असर। आइए एक छोटी सी अतीत की यात्रा करें। अपने बचपन में झांक कर देखें। याद कीजिए डॉक्टरों के पास अपनी पहली मुलाकातों को। क्या याद आता है? शायद बहुत सुखद तस्वीरें नहीं। सबसे पहले अस्पताल के गलियारे की वह खास अनूठी गंध, जिसमें ब्लीच यानी फिनाइल, दवाइयां और कुछ और बेचैनी पैदा करने वाली चीजें मिली होती थीं। फिर त्वचा पर उस ठंडे स्टेथोस्कोप का स्पर्श जो सिहरन पैदा कर देता था। और हाँ, वो इंजेक्शन, एक तेज अचानक होने वाला दर्द जिस पर आपका कोई वश नहीं था। एक छोटे बच्चे के लिए जिसकी दुनिया सुरक्षा और अंदाजे पर टिकी होती है, डॉक्टर का कमरा वह जगह थी जहां सारे नियम टूट जाते थे। सफेद कोट में कोई अनजान बड्ढा आदमी आपके शरीर के साथ कुछ अजीब और दर्दनाक कर रहा होता था। और आपके माता पिता, जो आम तौर पर आपकी रक्षा करते थे, बस बगल में खड़े होकर कहते थे कि थोड़ा सहना पड़ेगा। बच्चे के मन में एक पक्का मानसिक बंधन बन जाता है। सफेद कोट, औबा दर्द, शाबाद डर, शाबाद लाचारी। ये अनुभव, भले ही आप सचेत रूप से इसे कब का भूल चुके हो, हमारे अवचेतन सबकॉन्शियस मन में डर और भावनाओं के केंद्र यानी हमारे मस्तिष्क के एमिगडाला नामक हिस्से में जीवित रहता है।
डॉक्टर के पास हर बात की यात्रा, भले ही वह कितनी भी सामान्य क्यों न हो, इस पुरानी प्रोग्रामिंग को चालू कर देती है। आपका शरीर उन ट्रिगर्स पर प्रतिक्रिया करता है। गंध, उपकरणों का दिखना या वह सफेद कोट, और तनाव प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू कर देता है। ये सब तब शुरू हो जाता है जब आप यह महसूस भी नहीं कर पाते कि असल में अब आपको कोई खतरा नहीं है। यह न तो आपकी गलती है और न ही कमजोरी का संकेत। यह पूरी तरह से सामान्य, एक सीखी हुई प्रतिक्रिया है जो आपके शुरुआती नकारात्मक अनुभव पर आधारित है। इसे ऐसे समझे जैसे किसी कंप्यूटर में बरसों पहले कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया गया था और अब वह किसी खास आइकन को देखते ही अपने आप चलने लगता है। आपका काम उस प्रोग्राम को हटाना नहीं है, जो लगभग असंभव है, बल्कि उसके शुरू होने को पहचानना है और जानबूझकर उसे किसी बेहतर, अधिक उपयोगी चीज पर स्विच करना है। यह समझना कि समस्या की जड़ें गहरे अतीत में हैं, ठीक होने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आप अपनी घबराहट के लिए खुद को दोष देना बंद कर देते हैं और मूल कारण पर काम करना शुरू करते हैं, यानी उस बचपन के डर और नियंत्रण खोने की भावना पर। दूसरी वजह है अनजानी चीजों का डर और बुरी खबरें सुनने का खौफ। एक उम्र दराज आदमी जब डॉक्टर के पास जाता है तो यह हमेशा एक अनजानी राह पर कदम रखने जैसा होता है। हम अच्छे भले तो जाते नहीं हैं, बल्कि इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें कोई परेशानी है, जैसे दर्द, बेचैनी या कुछ अजीब से लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और दिमाग में न चाहते हुए भी सबसे बुरे, सबसे खतरनाक हालातों का चक्र घूमने लगता है। हमारा दिमाग ऐसे बना है कि वह खतरों से बचने के लिए भविष्य का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है, और जब कुछ पक्का नहीं होता तो यह हमेशा सबसे खराब नतीजे ही दिखाता है। कहीं यह खांसी महज जुकाम न हो, कहीं यह सिरदर्द किसी बड़ी बीमारी का लक्षण तो नहीं। अगर टेस्ट रिपोर्ट खराब आ गई तो क्या होगा? मन का यह आंतरिक संवाद, जिसे मनोवैज्ञानिक तबाही का डर कहते हैं, तनाव की सबसे बड़ी जड़ है। आप अभी डॉक्टर के चैम्बर में घुसे भी नहीं हैं और आपका शरीर इस काल्पनिक खतरे पर वैसे ही प्रतिक्रिया करने लगता है जैसे वह सचमुच का खतरा हो। स्ट्रेस बढ़ाने वाले हार्मोन एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ने लगता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, नसें सिकुड़ जाती है। ये सभी सीधे तौर पर आपके ब्लड प्रेशर को तुरंत बढ़ाने के शारीरिक कारण होते हैं। इस स्थिति में डॉक्टर हमारे लिए एक संदेशवाहक या जज की तरह होते हैं, जो हमारी सेहत का फैसला सुनाने वाले हैं। हमें यह सुनने का डर होता है कि कुछ ऐसा ना पता चल जाए जो हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे, जिसके लिए मुश्किल इलाज की जरूरत हो, या शायद सबसे बुरे हाल में वह मौत का फरमान हो। बीमारी और मौत का यह गहरा डर सबसे मजबूत होता है। जैसे ही आप डॉक्टर के सामने कुर्सी पर बैठते हैं, आप अनजाने में ही सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार हो जाते हैं। आपका शरीर पूरी तरह तैयार मोड में चला जाता है। शरीर असली और काल्पनिक खतरे में फर्क नहीं कर पाता। उसके लिए किसी संभावित बीमारी के बारे में चिंताजनक विचार भी उतने ही वास्तविक होते हैं जितना कि किसी शिकारी का हमला। इसीलिए जब नर्स आपके हाथ पर बीपी नापने वाली पट्टी बांधती है, तो आपका शरीर पहले ही तनाव की चरम सीमा पर होता है। उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर आपकी सामान्य स्थिति नहीं, बल्कि अनजानी चीजों को लेकर आपके डर का स्तर दिखाता है। इस प्रक्रिया को समझने से आप अपना ध्यान बदल सकते हैं। समस्या बीपी नापने में नहीं है, बल्कि उन बेचैन कर देने वाले ख्यालों में है जो नापने से पहले आते हैं, और हमें इन्हीं ख्यालों पर काम करना सीखना होगा। तीसरा कारण है नियंत्रण का खो जाना और खुद को कमजोर महसूस करना। डॉक्टर का कमरा एक ऐसी जगह है जहां हमारी रोज की सामाजिक भूमिकाएं अचानक से बदल जाती हैं। जो नियम हम रोज मानते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। आम जिंदगी में तो आप एक बड़े अधिकारी हो सकते हैं, माता पिता हैं, दोस्त हैं, आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं। पर जैसे ही आप उस कमरे में कदम रखते हैं, आप अपनी मर्जी से अपने जीवन का कुछ नियंत्रण दूसरे व्यक्ति को सौंप देते हैं।
आपको एक अनजान व्यक्ति के सामने कपड़े उतारने पड़ सकते हैं, बहुत ही निजी सवालों का जवाब देना पड़ता है और अपने शरीर पर हर तरह के चेकअप करवाने की इजाजत देनी पड़ती है। इससे आप एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां आपको कमजोर और पूरी तरह से डॉक्टर पर निर्भर महसूस होता है। अब आप हालात के मालिक नहीं रहे। नियंत्रण खो देने का यह एहसास ही अपने आप में बहुत बड़ा तनाव, स्ट्रेस पैदा करता है। हमारा मन हमेशा चाहता है कि सब कुछ हमारे हिसाब से चले और अगले पल क्या होगा यह हमें पता हो। जब ये दोनों चीजें हमसे छिन जाती हैं, तो घबराहट और चिंता शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर के पास एक बड़ी शक्ति और अधिकार होता है। उनके पास वह ज्ञान है जो आपके पास नहीं है। वह बड़े मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और वे ऐसे फैसले लेते हैं जो सीधे आपके आने वाले कल पर असर करते हैं। पावर का यह असंतुलन हमारे अंदर एक छिपा हुआ तनाव पैदा करता है और कई बार तो अपमान का एहसास भी होता है। आपको ऐसा लग सकता है जैसे आप कोई इम्तिहान दे रहे हो जिसमें फेल होने का डर हो। आपका मूल्यांकन किया जा रहा है, आपके शरीर को जांचा जा रहा है कि वह ठीक मापदंडों पर खरा उतरता है या नहीं। इस बात का डर कि कहीं हम खराब मरीज न कहलाएं या निदान डायग्नोसिस के रूप में कोई असंतोषजनक नंबर न मिल जाए, यह डर और घबराहट को बढ़ा देता है। इसके अलावा चेकअप की पूरी प्रक्रिया हमारी निजी जगह में एक तरह का दखल होती है। शरीर को छूना, भले ही वह पेशेवर क्यों ना हो, फिर भी अजीब लग सकता है। आप एक छोटी सी चादर वाली कुर्सी पर लेटे होते हैं और डॉक्टर आपके ऊपर खड़े होते हैं। यह दूरी भी आपकी कमजोरी को और ज्यादा बढ़ा देती है। आपका शरीर, जो आम जिंदगी में आपका किला है, यहां सिर्फ एक वस्तु बन जाता है जिसकी जांच हो रही है। जब इंसान व्यक्ति से सिर्फ वस्तु में बदल जाता है, तो वह बहुत बेचैनी महसूस करता है। इसी कमजोरी और नियंत्रण के खो जाने के जवाब में हमारा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, तुरंत सुरक्षा के लिए तैयार हो जाता है। आप तनाव में आ जाते हैं, जैसे खुद को इस दखल से बचाने की तैयारी कर रहे हों। मांसपेशियां कस जाती हैं, सांस उथली हो जाती है और खून का दबाव, ब्लड प्रेशर तो स्वाभाविक रूप से ऊपर चढ़ जाता है। यह शरीर की एक सहज कोशिश है कि वह थोड़ा सा तो नियंत्रण वापस पा सके और अपनी सीमाओं की रक्षा कर सके जब आप खुद को बिल्कुल लाचार महसूस करते हैं। चौथी वजह यह है, इंद्रियों पर ज्यादा बोझ और अस्पताल का माहौल। आइए पहले दवा खाने के माहौल को समझें। यह माहौल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल ही अलग होता है और यह माहौल हमारी इंद्रियों पर लगातार दबाव डालता है, सीधा हमारे दिमाग को खतरे का संदेश भेजता है। शुरू करते हैं आंखों से, यानी नजर से। अस्पतालों में अक्सर जो तेज ठंडी सफेद रोशनी होती है, वह खुद ही आंखों में थकावट और सर दर्द पैदा कर सकती है। यही सफेद या हल्की हरी दीवारें, चमकाते हुए सर्जिकल औजार, सुइयां, सरिंजेस, जांच की डिब्बियां, ये सब ऐसी चीजें हैं जो बीमारी और तकलीफ से जुड़ती हैं। हमारा दिमाग इन सिग्नल्स को तुरंत पकड़ दकच लेता है और कहता है, यह जगह सुरक्षित नहीं है। अब सुनने की बात करते हैं। क्लिनिक या अस्पताल में शांति बहुत कम मिलती है। मशीनों की भिन्न भिन्नहट, कॉरिडोर में आने जाने की आवाजें, दरवाजे के पीछे धीमी बातें, बच्चों का रोना, लाउड स्पीकर पर घोषणाएं, यह सारा शोरगुल एक घबराहट और हड्डबदी का माहौल बना देता है। जब शांति नहीं होती, तो हमारा नर्वस सिस्टम आराम नहीं कर पाता। सबसे बड़ा ट्रिगर होता है सूंघना, यानी स्मेल। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, अस्पताल की बू एक बहुत ही मजबूत याद होती है जो पलक झपकते ही हमें टेंशन में ला देती है। एंटीसेप्टिक, स्पिरिट, दवाइयों की महक, ये सब हमारी याददाश्त में किसी बुरे अनुभव से जुड़े हैं। भले ही आप होश में न हो, लेकिन आपका दिमाग यह बू पकड़दाच लेता है और पुराने डर के केंद्रों को चालू कर देता है। आखिर में स्पर्श, टच, कॉरिडोर की सखास्त कुर्सियां, चेकअप बेड पर वह ठंडा कपड़ा या प्लास्टिक शीट, डॉक्टर के ठंडे औजारों का छूना,
ये सब बेचैनी और परायेपन का एहसास बढ़ा देता है। ये सारी सेंसरी जानकारी दिमाग में एक साथ घुसती है, जिससे सेंसरी ओवरलोड, इंद्रियों पर इतना ज्यादा बोझ हो जाता है। नर्वस सिस्टम को इतने सारे नए और खतरनाक सिग्नल्स को एक साथ संभालना पडीडी डी है। नतीजा ये होता है कि यह सिस्टम हमेशा चौकन्ना रहने के मोड में चला जाता है। जरा सोचिए, आप रात को किसी अनजान जंगल में हैं। छोटी सी सरसराहट, हर परछाई आपको हिला देती है। तकरीबन यही हाल आपके नर्वस सिस्टम का अस्पताल में होता है। जब हम इतने चौकन्ने होते हैं तो आराम मिलना नामुमकिन है। और जब इस सेंसरी ओवरलोड में डॉक्टर से मिलना और बीपी चेक करवाना शामिल हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर का BRH जाना लगभग तय है। आपका शरीर बस उस माहौल पर प्रतिक्रिया कर रहा होता है जो उसकी नजर में ठीक नहीं है, बल्कि दुश्मन जैसा है। पांचवी वजह, लोगों का डर और सामाजिक बेमेलपन। हो सकता है यह बात सीधे तौर पर समझ न आए, लेकिन डॉक्टर के पास जाना सिर्फ इलाज नहीं, यह एक बड़ा सामाजिक पहलू भी है। हमें केवल बीमारी का निदान, डायग्नोसिस का डर नहीं होता, बल्कि हम चिकित्सा कर्मी, मेडिकल प्रोफेशनल के आकलन से भी डरते हैं। हमारे लिए डॉक्टर साहब सिर्फ एक विशेषज्ञ नहीं होते, बल्कि एक बहुत ही सम्मानित, ऊंचा ओहदा रखने वाले इंसान होते हैं, जिनकी राय बहुत मायने रखती है। और हम अनजाने में डरते हैं कि कहीं उनकी नजरों में हम गलत न साबित हो जाएं। मिसाल के तौर पर, हमें अपनी जीवन शैली, लाइफस्टाइल को लेकर आलोचना, क्रिटिसिज्म का डर लगता है। अगर आपका वजन ज्यादा है, आप सिगरेट पीते हैं या व्यायाम ठीक से नहीं करते, तो आपको लगता है कि डॉक्टर आपको ऐसे डांटेंगे जैसे कोई टीचर किसी लापरवाह छात्र को डांटता है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक आदतों में पकड़े जाने का यह डर शर्म और तनाव पैदा करता है। आप पहले से ही बचाव की मुद्रा, डिफेंसिव स्टैंस में आ जाते हैं या अपराधी जैसा महसूस करते हैं। जाहिर है, इस हालात में आप सहज, रिलैक्स्ड महसूस नहीं कर सकते। दूसरा डर यह होता है कि कहीं हम मूर्ख या वहमी, हाइपोकॉन्ड्रियक न समझे जाएं। आपको चिंता होती है कि आपके लक्षण इतने गंभीर नहीं हैं और आप बेवजह किसी व्यस्त डॉक्टर का समय खराब कर रहे हैं। आपको अपनी तकलीफ बताने के लिए सही शब्द नहीं मिलते और आपको डर लगता है कि कहीं डॉक्टर आपको समझेगा ही नहीं या यह मान लेगा कि आप सब मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं। यह आत्मविश्वास की कमी, सेल्फ डाउट और न समझे जाने का डर बातचीत में एक बड़ी रुकावट पैदा करता है और घबराहट को बढ़ाता है। एक और महत्वपूर्ण बात है शर्मिंदगी। स्वास्थ्य की निजी और गुप्त बातें बताने में या कुछ ऐसी जांच, प्रोसीजर्स करवाने में जिन्हें हम अपमानजनक समझते हैं, हमें बहुत ज्यादा झिझक होती है। हमें पाचन, डाइजेशन या यौन जीवन, सेक्सुअल लाइफ की समस्याओं के बारे में बात करने में असहजता महसूस होती है या कपड़े उतारने के विचार से ही हमें बेचैनी होने लगती है। यह शर्म और संकोच हमें तनाव में डालता है और हमें बंद कर देता है। नतीजतन, अपने स्वास्थ्य पर खुली और आरामदायक बातचीत करने के बजाय हम सामाजिक चिंता, सोशल एंग्जाइटी की स्थिति में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। हम इस बात की चिंता करते हैं कि हम कैसा प्रभाव छोड़ेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमें कैसे आंका जाएगा। यह सामाजिक स्वीकृति, सोशल अप्रूवल की चिंता, तनाव प्रतिक्रिया, स्ट्रेस रिएक्शन को और ज्यादा बढ़ा देती है। आपका शरीर आलोचना के डर पर वैसे ही प्रतिक्रिया करता है जैसे किसी अन्य खतरे पर ब्लड प्रेशर बढ़ाकर। यह एक बार फिर साबित करता है कि हमारी भावनाएं, सामाजिक डर और शारीरिक प्रतिक्रियाएं कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। चलिए, अब इस डर की बायोलॉजी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जब आप सफेद कोट देखते हैं, तो आपके शरीर में असल में क्या होता है? एक बहुत ही पेचीदा रिएक्शन की चेन, श्रृंखला शुरू हो जाती है, जिसे लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट का रिएक्शन कहते हैं। यह हमारे पूर्वजों से मिली हुई एक पुरानी तकनीक है, जो उन्हें जंगलों में शिकारी जानवरों से बचने में मदद करती थी।
और इस पूरे स्ट्रेस के नाटक का डायरेक्टर आपका दिमाग होता है। सब कुछ शुरू होता है एमिगडाला अमिगडाला से। यह दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है, बिल्कुल एक बादाम जितना। इसे आप अपना घबराहट का कंट्रोल रूम समझ लीजिए। जब आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जिसे दिमाग खतरे वाली जगह मानता है, जैसे कि क्लिनिक, तो एमिगडाला तुरंत एक वार्निंग सिग्नल हाइपोथैलेमस को भेजता है। हाइपोथैलेमस, यह तो मेन कमांडिंग सेंटर है। सिग्नल मिलते ही यह दो सिस्टम्स को चालू कर देता है। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यह आपके शरीर के लिए एक्सीलरेटर या रेस पैडल का काम करती है। यह नसों के जरिए एड्रेनल ग्लैंड्स को सिग्नल भेजती है, जो किडनी के ऊपर मौजूद होती है, और वो फौरन खून में एड्रेनलिन डाल देते हैं। और बस असली खेल यहीं से शुरू होता है। एड्रेनालिन से आपका दिल तेजी से और जोर से धड़कने लगता है, ताकि जरूरत पड़ने पर दौड़ने या लड़ने के लिए ज्यादा खून आपकी मसल्स तक पहुंचे। आपकी सांस की नालियां खुल जाती हैं, ताकि आप गहरी सांस ले सके और ज्यादा ऑक्सीजन मिले। आंख की पुतलियां भी बड़ी हो जाती है, ताकि संभावित खतरे को और अच्छे से देख सके। लेकिन हमारे टॉपिक के लिए जो सबसे जरूरी है वह यह है कि एड्रेनालिन शरीर के कुछ हिस्सों में खून की नसों को सिकुड़ देता है, यानी छोटा कर देता है। इसे वासोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। जब नसें सिकुड़ती हैं तो उनका रास्ता छोटा हो जाता है और दिल को खून धकेलने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप ऐसे समझिए जैसे आप बगीचे में पाइप से पानी दे रहे हैं और अचानक कोई उस पाइप पर पैर रख दे। पाइप में पानी का प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है। बिल्कुल यही चीज आपके ब्लड प्रेशर, रक्तचाप के साथ होती है। वह अचानक से ऊपर चला जाता है और ये सब कुछ, दोस्तों, पलक झपकते ही, यानी सेकंड के कुछ हिस्सों में अपने आप हो जाता है। आप अभी सोच भी नहीं पाते कि ओह, मुझे डर लग रहा है, और आपका शरीर पूरी तरह से जंग के लिए तैयार हो चुका होता है। जंगल में बचने के लिए तो ये तरीका शानदार था, लेकिन आज के जमाने में यह अक्सर ऐसी जगहों पर सक्रिय एक्टिवेट हो जाता है जहां कोई असली शारीरिक खतरा नहीं होता, जैसा कि डॉक्टर के पास जाते समय होता है। लेकिन यह तनाव सिर्फ एड्रेनालाइन के सहारे खत्म नहीं होता। सहानुभूति तंत्रिका तंत्र के सक्रिय होने के साथ साथ हमारा हाइपोथैलेमस एक दूसरी प्रणाली को भी सक्रिय कर देता है। यह प्रणाली थोड़ी धीमी है, पर उतनी ही शक्तिशाली है। इसे हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्श, यानी एचपीए एक्सिस कहा जाता है। इसे आप तनाव का मैराथन धावक समझ लीजिए। यदि एड्रेनालाइन का उछाल एक तेज धावक है, तो एचपीए एक्स तनाव को लंबे समय तक झेलने वाला मैराथन धावक है। तो होता यूं है कि हाइपोथैलेमस कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जारी करता है। यह हार्मोन मस्तिष्क के निचले भाग में मौजूद छोटी सी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, के पास जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को यह आदेश मिलता है कि वह एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच रिलीज करे। यह एसीटीएच हार्मोन रक्त के प्रवाह के साथ एड्रेनल ग्रंथियों तक पहुंचता है और उन्हें कोर्टिसोल, जो अक्सर मुख्य तनाव हार्मोन कहलाता है, बनाने का निर्देश देता है। एड्रेनालाइन की तरह यह तेजी से काम करके खत्म नहीं होता। कोर्टिसोल हमारे सिस्टम में काफी लंबे समय तक बना रहता है और शरीर को लगातार हाई अलर्ट पर रखता है। इसका काम क्या है? यह मस्तिष्क और मांसपेशियों को तुरंत ऊर्जा देने के लिए रक्त शर्करा का स्तर बढ़ा देता है। ये उन प्रणालियों को बंद कर देता है जो लड़ो या भागो की स्थिति में महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे कि पाचन, प्रजनन और रोग प्रतिरोधक क्षमता। लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्टिसोल रक्त वाहिकाओं की एड्रेनालाइन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा देता है। यानी यह समझिए कि यह आग में घी डालने का काम करता है। यह एड्रेनालाइन द्वारा शुरू किए गए वाहिका संकुचन के प्रभाव को और बढ़ा देता है और लंबे समय तक बनाए रखता है। इसका मतलब है कि तनावपूर्ण घटना के पूरे समय तक आपका रक्तचाप बढ़ा हुआ रहता है। यदि डॉक्टर के पास आपकी 20-30 मिनट की मुलाकात होती है,
तो इन पूरे समय आपका शरीर इस शक्तिशाली हार्मोनल मिश्रण के प्रभाव में रहता है। समस्या तब आती है जब लगातार तनाव या फोबिया, जैसे डॉक्टर का डर, के कारण एचपी अक्ष की पुरानी सक्रियता बनी रहती है। यह शरीर को थका देता है। कोर्टिसोल का लगातार बढ़ा हुआ स्तर कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे प्रतिरक्षा क्षमता का कमजोर होना, पाचन संबंधी समस्याएं और नींद में गड़बड़ी। और विडंबना यह है कि समय के साथ यही कोर्टिसोल अस्थायी उच्च रक्तचाप की जगह वास्तविक और स्थायी उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, को जन्म दे सकता है। इस प्रकार जो चीज एक शुद्ध मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया के रूप में शुरू होती है, वह हार्मोनल प्रक्रियाओं के माध्यम से एक वास्तविक शारीरिक तूफान में बदल जाती है। ये न सिर्फ ब्लड प्रेशर मशीन की रीडिंग को गलत दिखाता है, बल्कि लंबी अवधि में आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। अब दिल की बात करते हैं। जब हम डरते हैं या घबराते हैं, तो अक्सर कहते हैं कि मेरा दिल जोर से धड़क रहा है या दिल जैसे बैठ ही गया हो। ये महज कहने की बातें नहीं हैं। तनाव, स्ट्रेस में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले अंगों में दिल शामिल है। जैसा कि हमने पहले समझा, एड्रेनालाइन के असर से दिल की रफ्तार बढ़ जाती है। इसे टैकिकार्डिया, टाचिकार्डिया कहते हैं, यानी बहुत तेज धड़कन। दिल का ये तेज धड़कना इसलिए जरूरी है ताकि ऑक्सीजन से भरा खून तेजी से हमारी मांसपेशियों तक पहुंच सके। लेकिन बात सिर्फ रफ्तार की नहीं है, बल्कि ताकत की भी है। एड्रेनालाइन हमारे दिल की मांसपेशी, जिसे मायोकार्डियम कहते हैं, को और ज्यादा जोर से सिकुड़ने पर मजबूर करता है। दिल की हर एक धड़कन पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाती है। जब धड़कन तेज होती है और वह जोर से पड़ती है, तो इसका नतीजा ये होता है कि दिल 1 मिनट में खून की बहुत बड़ी मात्रा वॉल्यूम आर्टरीज में डाल देता है। इस चीज को कार्डियक आउटपुट कहते हैं। अब एक आसान हिसाब लगाते हैं। एक तरफ हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ गया है, यानी दिल एक जोरदार पंप की तरह काम कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारी नसें, ब्लड वेसल्स, सिकुड़ गई हैं, यानी खून बहने वाली पाइपें पतली हो गई हैं। तो सोचिए, इस सिस्टम में दबाव, प्रेशर का क्या होगा? बिल्कुल सही, यह जरूर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, असल में वह ताकत है जिससे खून नसों की दीवारों पर दबाव डालता है। जब दिल ज्यादा खून तेज और जोर से इन तंग नसों में पंप करता है, तो यह दबाव काफी बढ़ जाता है। यही वह चीज है जिसे बीपी मशीन की कफ रिकॉर्ड करती है। जो ऊपरी संख्यास होती है, जिसे सिस्टोलिक प्रेशर रॉक कहते हैं, वह दिल के सिकुड़ने के वक्त का दबाव दिखाती है। और स्ट्रेस के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील यही ऊपरी नंबर होता है, क्योंकि यह सीधे दिल के जोर, ताकत से जुड़ा है। जबकि निचली संख्या, डायस्टोलिक, तब का दबाव है जब दिल आराम करता है, और यह नसों के तनाव पर ज्यादा निर्भर करता है। व्हाइट कोट सिंड्रोम में अक्सर यही सिस्टोलिक दबाव काफी तेजी से ऊपर चला जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस की हालत में दिल की लय, रिद्म भी बदल जाती है। यह अनियमित, इर्रेगुलर हो सकती है। इसे अतालता या अरिदमिया कहते हैं। बेशक स्ट्रेस के कारण होने वाली यह अरिदमिया अक्सर नुकसानदेह नहीं होती और अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन इससे बहुत बेचैनी हो सकती है, जैसे कि दिल का रुक रुक कर चलना या छाती में जोर से धक्का लगना। और ये महसूस होने वाली चीजें बदले में हमारी घबराहट को और ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे एक दुष्चक्र, विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। इस तनाव भरे माहौल में हमें सांस लेने की प्रक्रिया को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सांस लेने का इसमें बहुत बड़ा रोल है। यह सिस्टम बहुत ही अनोखा है। एक तरफ तो ये अपने आप चलता है, ऑटोमेटिक, हमें सोचना नहीं पड़ता कि सांस कैसे लें। दूसरी तरफ हम अपनी मर्जी से इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमें डर लगता है या घबराहट होती है, तो हमारी यह ऑटोमेटिक सांस तुरंत बदल जाती है। सांस तेज और उथली हो जाती है, सिर्फ छाती तक ही रहती है। इसे डॉक्टरी भाषा में
हाइपरवेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेशन कहते हैं शरीर ऐसा क्यों करता है? जब लड़ो या भागो वाली स्थिति आती है तो शरीर मांसपेशियों के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन खींचने की कोशिश करता है। पर इस तेजी का एक साइड इफेक्ट भी है। बार बार और हल्की सांस लेने से हम बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। इससे खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है और खून का एसिड बेस संतुलन पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है। इसे रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस कहा जाता है और यह स्थिति कई तरह की परेशानी वाले लक्षण पैदा करती है जो आपकी घबराहट को और बढ़ा देते हैं, जैसे चक्कर आना, सांस रुकने जैसा महसूस होना जबकि आप बहुत ज्यादा सांस ले रहे होते हैं, हाथ पैर में झंझनाहट, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना और ऐसा लगना जैसे सब कुछ असलियत नहीं है। आपको लग सकता है कि आपका दम घुट रहा है या दिल का दौरा पड़ रहा है। जाहिर है, इससे पैनिक अटैक और भी तेज हो जाता है। लेकिन इसका ब्लड प्रेशर, बीपी से क्या लेना देना है? यह संबंध एड्रेनलिन जितना सीधा तो नहीं है, पर कनेक्शन जरूर है। सबसे पहले, यह घबराहट और हाइपरवेंटिलेशन से होने वाले शारीरिक लक्षण अपने आप में और तनाव, स्ट्रेस बढ़ाते हैं। इससे एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल का स्तर ऊंचा बना रहता है। दूसरा, खून में गैसेस का अचानक बदलना दिमाग समेत छोटी छोटी नसों वेसल्स पर असर डालता है, जिससे उनमें ऐंठन, स्पैज्म आ सकती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, सही धीमी और गहरी सांस लेना ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को चालू करने की चाबी है। यह हमारे शरीर का ब्रेक पेडाल है, वह सिस्टम जो आराम और रिकवरी के लिए जिम्मेदार है। जब हम जानबूझकर सांस को धीमा करते हैं और पेट से, डायफ्राम से सांस लेते हैं, तो हम दिमाग को संकेत भेजते हैं, सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है। इसके जवाब में दिमाग स्ट्रेस हॉर्मोन्स बनाना कम कर देता है। दिल की धड़कन धीमी होती है, नसें फैलती हैं और बीपी सामान्य होने लगता है। इसीलिए सांस के व्यायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, पैनिक अटैक से निपटने और बीपी को तुरंत कंट्रोल करने का सबसे तेज और असरदार तरीका है, यहां तक कि डॉक्टर के सामने बैठे हुए भी। और अब आखिर में बात करते हैं हमारी मांसपेशियों, मसल्स की। आप सोच रहे होंगे कि मांसपेशियों के खिंचाव, टेंशन और ब्लड प्रेशर में क्या रिश्ता है। सुनने में अजीब लगता है, पर यकीन मानिए, ये रिश्ता बहुत सीधा और गहरा है। याद कीजिए, जब हमें डर लगता है या हम घबराते हैं, तो शरीर क्या करता है? हम अनजाने में सिकुड़ियाच जाते हैं, जैसे खुद को छोटा बना रहे हों। कंधे ऊपर कान की तरफ चले जाते हैं। हम गर्दन अंदर खींच लेते हैं, दांत भींच लेते हैं और गर्दन, पीठ, पेट की मांसपेशियां कस जाती है। यह हमारे शरीर की सदियों पुरानी आत्मरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। शरीर किसी भी संभावित वार से बचने के लिए, अपने महत्वपूर्ण अंगों को बचाने के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। लेकिन यह लगातार बना रहने वाला मांसपेशियों का तनाव, जिसे मनोवैज्ञानिक मांसपेशी कवच, मसल आर्मर कहते थे, बड़ा नुकसान करता है। पहला नुकसान, खिंची हुई मांसपेशियां अपने अंदर से गुजरने वाली रक्त वाहिकाओं, ब्लड वेसल्स को कसकर दबा देती है। इससे खून को आगे बहने में ज्यादा रुकावट आती है, जिसके कारण दिल को और ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। यह ठीक वैसा है जैसे आपने एक जगह नहीं, बल्कि दसियों जगह से बगीचे के पाइप को दबा दिया हो। नतीजा, दिल पर ज्यादा जोर और ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है। दूसरा नुकसान, जब मांसपेशियां हर वक्त खिंची रहती हैं, तो वे दिमाग को लगातार खतरे का संदेश भेजती रहती हैं। दिमाग सोचता है, अगर मांसपेशियां तनाव में है, मतलब खतरा अभी भी आसपास है। और यह तनाव वाले हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन्स का स्तर ऊंचा रखता है, जिससे शरीर रिलैक्स नहीं हो पाता। एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है। डर से मांसपेशियों में तनाव आता है और यह तनाव डर को बनाए रखता है। इसके अलावा
गर्दन और कंधों में खिंचाव होने से अक्सर टेंशन वाला सिरदर्द भी हो जाता है, जो डॉक्टर के पास जाते ही और बढ़ जाता है, जिससे हमारी पूरी तबीयत खराब महसूस होती है। एक और जरूरी बात, बीपी बीपी मापने के इंतजार में भी हम तनाव में आ जाते हैं। जैसे ही कफ कफ हाथ को दबाना शुरू करता है, हमारी सहज प्रतिक्रिया होती है हाथ की मांसपेशियों को कसना और इस दबाव का विरोध करना। यह तरीका पूरी तरह गलत है। ऐसा करने से रीडिंग रीडिंग 10 से 20 पॉइंट तक बढ़ सकती है और परिणाम गलत आ सकता है। ब्लड प्रेशर हमेशा पूरी तरह आराम की स्थिति में हाथ को ढीला छोड़कर मापा जाना चाहिए। अपनी मांसपेशियों को जानबूझकर ढीला करना या जागरूक शिथिलीकरण, कॉन्शियस रिलैक्सेशन, हाइट कोट सिंड्रोम से लड़ने का एक और बहुत असरदार हथियार है। प्रगतिशील मांसपेशी शिथिलीकरण, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन जैसी तकनीकें, जिनमें आप बारी बारी से अलग अलग मांसपेशियों को कसते और ढीला करते हैं, इस डर तनाव डर के दुष्चक्र को तोड़ने में मदद करती है। ये आपके दिमाग को वही संकेत भेजती है जो गहरी और धीमी सांस भेजती है। कोई खतरा नहीं है, आप आराम कर सकते हैं। हमने वजह और तरीका तो जान लिया। अब बात करते हैं विहाइट कोट सिंड्रोम के सबसे धोखेबाज पहलू की, जिसे हम चिंता का दुष्चक्र, विशियस साइकिल ऑफ एंजाइटी कहते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो खुद को बढ़ावा देती है और समय के साथ यह समस्या को और बिगाड़ती चली जाती है। यह काम कैसे करता है, इसकी शुरुआत पहले बुरे अनुभव से होती है। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, घबरा गए और डॉक्टर ने आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा, जैसे कि एक 160/100 रिकॉर्ड कर लिया। डॉक्टर ने शायद चिंता से माथे पर बल डाले, कुछ और सवाल पूछे हों या आपको प्रेशर का हिसाब रखने के लिए डायरी बनाने को कहा हो। आपके मन में यह बात बैठ जाती है, मुझे ब्लड प्रेशर की समस्या है। डॉक्टर के पास जाने से साबित हुआ कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। अब अगली बार डॉक्टर के पास जाने से पहले ही आपके मन में एक पक्का डर बैठ जाता है, जिसे पिछले अनुभव ने और मजबूत कर दिया है। आप सिर्फ डॉक्टरों से नहीं डरते, बल्कि उस खास घटना से डरते हैं कि कहीं पिछली बार की तरह फिर से प्रेशर हाई ना आ जाए। मनोविज्ञान में इसे पहले से होने वाली घबराहट, एंटिसिपेटरी एंजाइटी कहते हैं। अपॉइंटमेंट से कुछ दिन या हफ्ते पहले ही आप सोचने लगते हैं, क्या होगा अगर प्रेशर फिर से हाई आया? डॉक्टर मुझे पक्का हाइपरटेंशन का मरीज मान लेगा और जिंदगी भर के लिए दवाइयां शुरू कर देगा। ये विचार आपकी बेचैनी को लगातार बढ़ाते रहते हैं। जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो आप पहले से ही तनाव में होते हैं। जाहिर है, आपका प्रेशर फिर से ज्यादा आता है, हो सकता है पिछली बार से भी ज्यादा, और यह आपके लिए एक और सबूत बन जाता है कि आपका डर बेकार नहीं था। इस तरह यह दुष्चक्र पूरा हो जाता है। हर अगला विजिट और भी ज्यादा तनावपूर्ण होता जाता है। आप डॉक्टर के पास जाते ही हैं, खराब नतीजे की उम्मीद लेकर। देखा जाए तो यही उम्मीद उस खराब नतीजे को पैदा भी करती है। मनोवैज्ञानिक इसे स्वयं सिद्ध भविष्यवाणी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। आपको इतना यकीन होता है कि प्रेशर हाई होगा कि आपका शरीर भी आज्ञाकारी होकर उस डर को सच कर देता है और वह सारी शारीरिक प्रतिक्रियाएं शुरू कर देता है जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। समय के साथ यह डर फैल सकता है। आप सिर्फ डॉक्टर के पास ही नहीं, बल्कि घर पर भी बीपी मापने से डरने लगते हैं। सिर्फ बीपी मशीन देखकर ही आपको घबराहट होने लगती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप डॉक्टरों से पूरी तरह बचना शुरू कर सकते हैं, जिससे जरूरी मदद नहीं मिल पाती। ये एक बहुत खतरनाक रास्ता है, क्योंकि किसी गंभीर बीमारी का पता तब लगता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। चलिए उस सबसे बुरे नतीजे के बारे में सोचने की प्रक्रिया को और गहराई से समझते हैं, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। यह असल में सोचने की एक गलती है, एक ऐसी भूल जो हमारी चिंता, एंजाइटी के इस बुरे चक्र को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाती है। विपत्तिकरण, कैटास्ट्रोफाइजेशन क्या है?
यह हमारे दिमाग की वो आदत है कि वो एक नकारात्मक विचार या घटना को लेता है और उसे घुमाते 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 सबसे बुरे, सबसे खौफनाक अंजाम तक पहुंचा देता है। सफेद कोट के डर, व्हाइट कोट सिंड्रोम में यह कैसे काम करता है? मान लीजिए नर्स आपका ब्लड प्रेशर, पीपी, चेक करना शुरू करती है। आप मशीन की हल्की आवाज सुनते हैं और महसूस करते हैं कि हाथ पर पट्टी, कफ, कस रही है। और तभी आपके मन में एक विचार आता है, अभी मेरा बीपी बहुत ज्यादा आएगा। ये पहली चिंगारी है, लेकिन दिमाग यही नहीं रुकता। वह तुरंत खराब नतीजों की एक पूरी जंजीर खड़ी कर देता है। बीपी हाई आएगा, डॉक्टर कहेंगे कि मुझे हाइपरटेंशन हो गया है। मुझे ढेर सारी गोलियां लेनी पड़ेंगी, जिनके साइड इफेक्ट्स, दुष्प्रभाव भी होंगे। मैं जिंदगी भर दवाइयों पर निर्भर, डिपेंड हो जाऊंगा। मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊंगा। दवाइयां काम करना बंद कर देंगी। मुझे दिल का दौरा, हार्ट अटैक या लकवा, स्ट्रोक हो जाएगा। और अंत में मैं या तो अपाहिज हो जाऊंगा या मर जाऊंगा। देखा आपने, एक छोटी सी संभावना कि शायद बीपी ज्यादा हो सकता है से विचार पलक झपकते ही सबसे बुरे अंजाम तक कूद जाता है। आपका दिमाग किसी भी वैकल्पिक, ज्यादा वास्तविक विकल्प पर ध्यान ही नहीं देता। जैसे हो सकता है यह बीपी सिर्फ घबराहट की वजह से ज्यादा आया हो और डॉक्टर यह समझेंगे, या आज की आधुनिक दवाइयां हाइपरटेंशन को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकती हैं, या मैं अपनी जीवन शैली बदलकर भी अपनी सेहत सुधार सकता हूं। नहीं, दिमाग का सिर्फ सबसे डरावनी हालत को पकड़ लेता है और फिर आपका शरीर असली सच्चाई पर नहीं, बल्कि इस कल्पना किए गए डर पर प्रतिक्रिया करता है। आपका जिस्म दिल के दौरे या मौत के लिए तैयार हो जाता है और खून में तनाव के हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन्स की एक बड़ी खुराक फेंक देता है। नतीजा, आपका बीपी आसमान छूने लगता है, जो आपके शुरुआती डर को मजबूत करता है और आपको यकीन दिलाता है कि विपदा वास्तविक है। इस बुरे चक्र को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। हमें सीखना होगा कि हम अपने आप आने वाले इन भयावह विचारों को पहचानें और उन्हें चुनौती दें। आपको खुद का समझदार वकील, एडवोकेट ऑफ कॉमन सेंस बनना होगा। अपने आप से ये सवाल पूछिए, इस बात का क्या सबूत है कि सिर्फ यही होने वाला है? कोई और कम डरावना कारण क्या हो सकता है? असलियत में सबसे बुरा क्या हो सकता है? और क्या मैं उस मुश्किल का सामना कर पाऊंगा? यही वह तरीका है जो संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, सीबीटी का आधार है। इससे हम अपने विचारों पर और इस तरह अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर दोबारा नियंत्रण पा सकते हैं। इस खतरनाक दुष्चक्र को और पक्का करने वाली एक और महत्वपूर्ण मानसिक क्रिया है, जिसे पुष्टि का पूर्वाग्रह, कन्फर्मेशन बायस कहा जाता है। यह हमारी जन्मजात आदत है कि हम सिर्फ ऐसी जानकारी ढूंढते, समझते और याद रखते हैं जो हमारे पहले से बने विश्वासों को सच साबित करती हो, और जो जानकारी उन विश्वासों के विपरीत हो, उसे हम तुरंत नजरअंदाज कर देते हैं या उसका मोल कम कर देते हैं। अब हमारे इस खास मामले में यह कैसे लागू होता है? मान लीजिए आपके मन में ये पक्की धारणा बन चुकी है, डॉक्टर के चैम्बर में जाते ही मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ जाता है। अब आपका दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो सिर्फ उन सबूतों को ही चुनता है जो इसे सच साबित करते हैं। आप डॉक्टर के पास पहुंचे, ब्लड प्रेशर आया 157/95। आपका दिमाग तुरंत टिक टिक करेगा। हाँ, मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। आप चैम्बर से बाहर आइए, गलियारे में बैठ गए, थोड़ा आराम किया और आपका प्रेशर घटकर 130/80 हो गया। मगर इस बात को दिमाग से पूरी तरह से नकार देगा या इसे महत्वहीन बताएगा। नहीं, ये तो महज एक संयोग है। असल में तो मेरी हालत खराब ही रहती है। आप घर पर ब्लड प्रेशर मापते हैं और एक हफ्ते तक यह 120/80 के आदर्श स्तर पर बना रहता है। देखने में तो यह सीधा सबूत है कि आपको लगातार रहने वाली हाइपरटेंशन की समस्या नहीं है। लेकिन पुष्टि का पूर्वाग्रह आपसे कहेगा कि आप इसे अलग नजरिए से देखें। जरूर मेरी घरवाली मशीन सही नहीं बता रही होगी, या
यह तो बस तूफान से पहले की खामोशी है। डॉक्टर के पास तो फिर भी बढ़ा हुआ ही आएगा। मतलब, आप तनाव की स्थिति में लिए गए केवल एक बढ़े हुए नाप पर, शांत माहौल में लिए गए दर्जनों सामान्य नापों से कहीं ज्यादा भरोसा करेंगे। यह क्रियाविधि बहुत धोखेबाज होती है, क्योंकि यह निष्पक्षता का भ्रम पैदा करती है। आपको लगता है कि आप केवल तथ्यों को देख रहे हैं, मगर असलियत यह है कि आप केवल उन्हीं तथ्यों को चुन रहे हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं, जो आपकी बनी हुई सोच को न तोड़े, भले ही वह सोच कितनी भी नकारात्मक क्यों न हो। इस जाल से बाहर निकलने के लिए आपको जानबूझकर और सचेत होकर उन सूचनाओं को तलाशना होगा जो आपकी इस धारणा को गलत साबित करती हैं। अपने सामान्य ब्लड प्रेशर के नापों पर सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित करें। उन्हें एक डायरी में नोट करें और उन्हें बार बार पढ़ें। अपने आप से पूछें, देखिए, मेरा प्रेशर 20 बार सामान्य रहा और केवल 2 बार डॉक्टर के पास बढ़ा। तो इनमें से कौन सा डेटा ज्यादा भरोसेमंद है? आपको योजना बनाकर अपने स्वास्थ्य के सबूतों को इकट्ठा करना होगा, ताकि आप तनाव की स्थिति में सामने आए बीमारी के उस अकेले सबूत पर भारी पड़ सके। इसमें थोड़ा अभ्यास लगेगा, मगर धीरे धीरे ये उस हानिकारक सोच को हिलाकर रख देगा और तोड़ देगा जो आपके इस डर की नींव है। धीरे धीरे चिंता, एंजाइटी का यह दुष्चक्र एक ऐसी अवस्था में बदल जाता है जिसे मनोचिकित्सक सीखी हुई विवशता, लर्न्ड हेल्पलेसनेस, कहते हैं। इस पर सबसे पहले जानवरों पर प्रयोग किए गए थे, लेकिन यह हम इंसानों पर भी पूरी तरह से लागू होती है। ये विवशता तब पैदा होती है जब कोई व्यक्ति बार बार एक मुश्किल, अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड स्थिति का सामना करता है और अंत में यह मान लेता है कि वह इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता। वे कोशिश करना बंद कर देते हैं, भले ही बाद में कोई मौका मिले। सफेद कोट सिंड्रोम, डॉक्टर को देखकर डर लगना, के संदर्भ में यह कुछ ऐसा दिखता है। आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं और हर बार आपका ब्लड प्रेशर, बीपी, बढ़ा हुआ आता है। आपने खुद को शांत रहने की, घबराने की नहीं की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। कुछ असफल कोशिशों के बाद आप यह मानने लगते हैं कि आपके शरीर की यह प्रतिक्रिया आपके नियंत्रण से बाहर है। आप हार मान लेते हैं और अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेते हैं। आपके मन में यह विश्वास बैठ जाता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है। यह अवस्था बहुत खतरनाक है। पहला, यह आपको समाधान खोजने की प्रेरणा, मोटिवेशन से वंचित कर देती है। जब आपको पहले से ही यकीन है कि कुछ काम नहीं करेगा, तो सांस लेने की तकनीक या मनोवैज्ञानिक तरकीबें क्यों आजमानी? यह सीखी हुई विवशता आपकी इच्छा शक्ति को पंगु बना देती है और आपको चुपचाप दुख सहने पर मजबूर करती है। दूसरा, यह आपको निराशा और अवसाद, डिप्रेशन की ओर ले जाती है। अपने शरीर और जीवन पर नियंत्रण खोने की यह भावना सीधे तौर पर उदासी, सुस्ती और जीवन में रुचि की कमी पैदा करती है। आप खुद को बीमार या सिर्फ एक बीपी मरीज मानने लगते हैं और यह लेबल आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। तीसरा, सीखी हुई विवशता टालने वाले व्यवहार, अवॉइडेंस बिहेवियर, को जन्म देती है। उस अप्रिय और अनियंत्रित स्थिति का सामना न करने का सबसे आसान तरीका है बस उसे टाल देना। आप डॉक्टर के पास जाना बंद कर देते हैं, जांचों को टालते हैं और लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं। इस तरह के व्यवहार के परिणाम बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। इस सीखी हुई विवशता से पार पाना छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है। आपको किसी भी तरह से नियंत्रण की भावना वापस लानी होगी। उदाहरण के लिए, घर पर नियमित रूप से बीपी मापें। जब आप देखते हैं कि शांत माहौल में आपका बीपी सामान्य आ रहा है, तो यह एक छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जीत होती है। यह साबित करती है कि आप पूरी तरह से विवश नहीं हैं। इसके बाद आप चिंता को नियंत्रित करने के लिए छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। तुरंत डॉक्टर को आदर्श बीपी दिखाने का लक्ष्य न रखें, बल्कि यह लक्ष्य रखें कि कतार में खड़े होकर आप सिर्फ सांस लेने का एक अभ्यास कर लेंगे। आपका हर छोटा सफल प्रयास
धीरे धीरे सीखी हुई विवशता की दीवार को तोड़ देगा और आपके अंदर आत्मविश्वास वापस लाएगा। अब आखिर में हम इस चिंता वाले चक्र, दुष्चक्र के सामाजिक पहलू पर नजर डालते हैं। हमारी घबराहट सिर्फ हमारे अंदरूनी कारणों से नहीं बढ़ती, बल्कि आसपास के लोगों और सबसे खास बात, डॉक्टरों की प्रतिक्रिया से भी बढ़ जाती है। दुर्भाग्य से हर डॉक्टर के पास मरीज की मनोदशा यानी साइकोलॉजी समझने का न तो पूरा समय होता है और न ही हमेशा पर्याप्त ज्ञान। कल्पना कीजिए, डॉक्टर साहब ने आपका ब्लड प्रेशर देखा और वो काफी बढ़ा हुआ है। उनकी पहली एकदम पेशेवर प्रतिक्रिया यही होगी कि इसे गंभीरता से लिया जाए। वो फौरन आपसे चिंता भरे सवाल पूछने लगेंगे। ये कब से हो रहा है? क्या आपके परिवार में किसी को दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ा था? वो तुरंत कुछ जरूरी जांचें लिख देंगे, जैसे ईसीजी या दिल का अल्ट्रासाउंड। मेडिकल के हिसाब से ये सब सही कदम है, लेकिन एक चिंतित मरीज के लिए ये सब उसकी सबसे बुरी आशंका को सच साबित करता है। आप सोचने लगते हैं, अगर डॉक्टर इतना परेशान हो रहे हैं, तो मतलब मामला सच में खराब है। डॉक्टर की यह चिंता आप में उतर जाती है और कई गुना बढ़ जाती है। या फिर दूसरा नजारा देखिए, डॉक्टर आपकी घबराहट देखकर आपको टालते हुए कह सकते हैं, अरे इतना घबराओ मत, आप खुद ही अपना प्रेशर बढ़ा रहे हो। हालांकि ये बात उन्होंने अच्छे इरादे से कही होगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वो आपकी परेशानी को महत्व नहीं दे रहे हैं। आपको महसूस होता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा और आपको अपनी नाकामी या कमजोरी पर शर्म आती है, जिससे तनाव और बढ़ जाता है। आप सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर से ही नहीं, बल्कि डॉक्टर की नकारात्मक प्रतिक्रिया से भी डरने लगते हैं। आपको डर लगता है कि कहीं आप एक घबराया हुआ या मुश्किल मरीज न कहलाए। कभी कभी तो तनाव में लिए गए एक दो माप के आधार पर ही मरीज को हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन बता दिया जाता है और दवाइयां शुरू कर दी जाती है। जब आप बिना जरूरत की दवाइयां लेते हैं, क्योंकि घर पर तो प्रेशर नॉर्मल होता है, तो आपको उनके साइड इफेक्ट्स, बुरा प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं, जैसे कि हाइपोटेंशन यानी बहुत कम प्रेशर हो जाना। यह स्थिति और ज्यादा उलझन पैदा करती है और दवाइयों पर से आपका भरोसा उठने लगता है। इस सामाजिक दुष्चक्र को तोड़ने के लिए डॉक्टर के साथ खुलकर बातचीत करना बेहद जरूरी है। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, सीधे बोलिए, डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आते ही बहुत घबरा जाता हूं, इसलिए मेरा प्रेशर हमेशा बढ़ जाता है। घर पर यह सामान्य रहता है। क्या इसे सफेद कोट सिंड्रोम कहते हैं? हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? एक समझदार डॉक्टर इसे जरूर समझेंगे। वो आपको सलाह देंगे कि वे आपको आखिर में फिर से प्रेशर जांचने का मौका दें। घर पर मॉनिटरिंग, जांच करने की सलाह देंगे और आपकी स्थिति को ध्यान में रखकर ही सभी रिपोर्टों का आकलन करेंगे। तो चलिए, अब हम आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि असली में करना क्या है। यह डर का माहौल, यह दुष्चक्र, विशिष्ट सर्कल, आखिर तोड़ा जाए कैसे? इसकी शुरुआत तो डॉक्टर के दरवाजे पर दस्तक देने से बहुत पहले हो जानी चाहिए। अगर तैयारी सही ढंग से हो, तो मान लीजिए कि आपका आधा काम वहीं हो जाता है। और इस तैयारी में पहला और सबसे बड़ा कदम है सही डॉक्टर और सही क्लिनिक का चुनाव। अगर आपके पास थोड़ी भी सुविधा हो, तो जल्दबाजी में किसी भी स्पेशलिस्ट के पास मत चले जाइए। थोड़े लोगों से पूछिए, उनकी राय, रिव्यूज देखिए। आपको सिर्फ अच्छा इलाज करने वाला नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा डॉक्टर चाहिए जो शांत हो, जिसके अंदर सब्र, पेशेंस हो और जो आपकी बात को समझते हुए आपसे जुड़े। एक ऐसा डॉक्टर जो मरीज को पूरा वक्त दे और उनकी पूरी बात तसल्ली से सुने। अगर आप जानते हैं कि आपके इलाके का सरकारी डॉक्टर थोड़े गुस्सैल मिजाज का है या हमेशा जल्दी में रहता है और सिर्फ 5 मिनट में आपका काम निपटा देता है, तो शायद थोड़ा पैसा खर्च करके किसी दूसरे बेहतर डॉक्टर को ढूंढ लेना चाहिए। आपकी मन की शांति, मेंटल पीस, इस थोड़े से खर्च से कहीं ज्यादा कीमती है। क्लिनिक का माहौल भी उतना ही मायने रखता है।
अगर वह भीड़-भाड़ वाली सरकारी डिस्पेंसरी है, जहां लंबी-लंबी कतारें हैं और सभी स्टाफ थके हुए हैं, तो आपका तनाव, स्ट्रेस तो दरवाजे पर ही आसमान छूने लगेगा। अगर हो सके तो छोटे आरामदायक मेडिकल सेंटर चुनिए, जहां कोई भागम-भाग ना हो, जहां अपॉइंटमेंट का समय पक्का हो और आप आराम से बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर सकें। यह भी देखिए कि रिसेप्शन यानी रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आपसे कैसे बात की जाती है। अगर स्टाफ नरम दिल और खुश मिजाज है, तो यह बहुत अच्छा निशान है। लेकिन अगर बुकिंग के समय ही वह आप पर चिल्ला रहे हैं या बेरुखी से जवाब दे रहे हैं, तो ये बात पहले ही आपको परेशान और उदास कर देगी। सीधी बात यह है कि आपको इलाज की दुनिया में अपना भरोसेमंद ठिकाना ढूंढना है। एक ऐसा अस्पताल जहां आप सुरक्षित महसूस करें और एक ऐसा डॉक्टर जिस पर आप सिर्फ उनके काम के लिए ही नहीं, बल्कि एक इंसान के नाते भी भरोसा कर सके। इससे आपके मन में एक बुनियादी सुकून पैदा होगा और उसके बाद ही आप अपने डर पर काम शुरू कर पाएंगे। अलग अलग डॉक्टरों को ट्राई करने से डरिए मत। आपको पूरा हक है कि आप उस डॉक्टर को चुने जिनके साथ आपको आराम मिले। याद रखिए, पहली मुलाकात सिर्फ आपके शरीर की जांच नहीं है, बल्कि यह भी देखना है कि आपकी उनके साथ मानसिक तालमेल, साइकोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी कितनी अच्छी है। तैयारी का दूसरा सबसे जरूरी हिस्सा है अपॉइंटमेंट का समय तय करना। एक बात हमेशा याद रखें, डॉक्टर के पास हड़बड़ी में आखिरी मिनट पर कभी न जाएं। अगर आप काम से भागते हुए, लेट होते हुए, भीड़ भाड़ वाले रास्ते में धक्के खाते हुए और नर्वस होते हुए क्लिनिक पहुंचेंगे, तो आप पहले से ही बहुत ज्यादा एड्रेनलिन यानी तनाव हार्मोन के साथ कमरे में दाखिल होंगे। उस समय कोई भी गहरी सांस लेने की तकनीक उसे तुरंत कम नहीं कर पाएगी। मुलाकात ऐसे प्लान करें कि आपके पास समय का पूरा रिजर्व यानी बचाव हो। सबसे बेहतर है उस दिन की पूरी छुट्टी ले लें या कम से कम आधे दिन की छुट्टी लें। अगर छुट्टी लेना मुमकिन नहीं है, तो ऐसा समय चुनें जब आप कम व्यस्त हों, जैसे सुबह, काम शुरू होने से पहले या शाम को, जब आपके सभी काम खत्म हो चुके हों। अपॉइंटमेंट से पहले कम से कम 1 घंटा खुद को आराम से तैयार होने के लिए दें। बिस्तर से कूदकर सीधे क्लिनिक की ओर भागने की जरूरत नहीं है। समय से पहले उठें, थोड़ी हल्की कसरत करें, गर्म पानी से नहाएं और शांति से नाश्ता करें। भाग दौड़ से बचें। आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि जब आप घर से बाहर निकले, तो आप पूरी तरह से शांत और तनाव मुक्त महसूस कर रहे हों। क्लिनिक तक का सफर भी तैयारी का ही एक हिस्सा है। अगर संभव हो, तो पार्क से होते हुए, टहलते हुए जाएं। अगर सवारी करनी है, तो टैक्सी बुक करें या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग इतना पहले करें कि आपको भीड़ या जाम में फंसने का तनाव न लेना पड़े। रास्ते में शांत संगीत, कोई ऑडियो बुक या किसी और विषय पर पॉडकास्ट सुने। इस समय अपने दिमाग में आने वाले विजिट और बुरे संभावित दृश्यों को बार बार न दोहराए। आपका लक्ष्य है खुद को पूरी तरह से विचलित रखना। अपॉइंटमेंट से ठीक 15 या 20 मिनट पहले क्लिनिक पहुंचे। इससे पहले नहीं, ताकि आपको चिंता में ज्यादा देर इंतजार न करना पड़े, और न ही देर से, ताकि आपको हड़बड़ी न हो। इन 15 मिनटों का इस्तेमाल माहौल के साथ तालमेल बिठाने के लिए करें। फोन में खबरें पढ़ने में व्यस्त न रहे। इसके बजाय चारों ओर देखें, गहरी सांस ले, एक गिलास पानी पिए। ये सोचकर खुद को तैयार करें कि आप यहां अपनी देखभाल के लिए आए हैं, किसी परीक्षा या टॉर्चर के लिए नहीं। समय का सही प्रबंधन ही तनाव का प्रबंधन है। जब आप भागदौड़ के कारक को हटा देते हैं, तो आप चिंता के सबसे बड़े ट्रिगर में से एक को खत्म कर देते हैं। तैयारी का तीसरा कदम है शांति का तरीका बनाना और जानकारी को व्यवस्थित करना। डॉक्टर के पास जाने से पहले अक्सर डर लगता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि क्या होगा। इस अनिश्चितता को कम करने के लिए आपको स्थिति अपने नियंत्रण में लेनी होगी। अपॉइंटमेंट से 1-2 दिन पहले शांति से बैठिए और जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है, उसे कागज पर या अपने फोन में लिख लीजिए। अपनी शिकायतों को बिल्कुल साफ साफ लिखिए।
उन सभी सवालों की एक लिस्ट बनाइए जो आप डॉक्टर से पूछना चाहते हैं। जैसे, मेरे लक्षणों का क्या मतलब हो सकता है? मुझे कौन से टेस्ट कराने होंगे? ये कितना खतरनाक है? इलाज के क्या-क्या विकल्प हैं? मैं अपनी हालत सुधारने के लिए क्या कर सकता हूं? ऐसी लिस्ट होने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तनाव में आप कोई जरूरी बात भूलेंगे नहीं। आप डॉक्टर के पास सिर्फ मदद मांगने वाले की तरह नहीं जाएंगे, बल्कि एक सक्रिय भागीदार की तरह। अपने स्वास्थ्य की देखभाल में डॉक्टर के साथी की तरह जाएंगे। इससे आपके अंदरूनी एहसास में बहुत बड़ा बदलाव आता है। सवालों की लिस्ट के अलावा अपने बारे में थोड़ी जानकारी भी तैयार रखिए। आपको कौन सी पुरानी बीमारियां हैं? आप कौन सी दवाएं रोज लेते हैं? आपकी कोई सर्जरी हुई है या नहीं? और क्या आपको किसी चीज से एलर्जी है? इससे डॉक्टर का समय बचेगा और उन्हें पता चलेगा कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर कितने गंभीर हैं। अब बात करते हैं शांति के नियम की। यह कुछ आसान आदतों का सेट है जिन्हें आपको घर से निकलने से ठीक पहले और क्लिनिक में करना है। यह कुछ भी हो सकता है जो आपको व्यक्तिगत रूप से आराम देता है, जैसे कि कैमोमाइल या पुदीने की हर्बल चाय पी लेना, किसी ऐप की मदद से 5 मिनट का ध्यान कर लेना, अपना कोई पसंदीदा शांत संगीत सुनना या सुगंधित तेलों का इस्तेमाल करना, जैसे कलाई पर लैवेंडर या संतरे के तेल की एक बूंद डालना। इस नियम का मतलब है शांति का एक लंगर बनाना। जब आप इन चीजों को बार बार करते हैं, तो आपका दिमाग इन्हें आराम से जोड़ लेता है। जब आप तनावपूर्ण घटना से पहले इन्हें करते हैं, तो आप अपने शरीर को एक तरह से आदेश देते हैं, अब हमें शांत हो जाना है। यह सिर्फ चिंता मत करो कहने से कहीं ज्यादा असरदार है। आप चिंता से लड़ते नहीं हैं, बल्कि अपनी सामान्य और सुखद आदतों की मदद से धीरे से अपनी मानसिक स्थिति बदल लेते हैं। डॉक्टर के पास जाने की तैयारी का चौथा पहलू, जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते, वह है आपकी शारीरिक स्थिति। आप डॉक्टर को दिखाने से पहले क्या खाते पीते हैं, इसका सीधा असर आपके ब्लड प्रेशर, बीपी पर पड़ सकता है। इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी पैदा करने वाला है कैफीन, जैसे कॉफी, कड़क चाय, एनर्जी ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स। ये सब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करने वाले पेय हैं। ये अकेले ही आपका बीपी बढ़ा सकते हैं और दिल की धड़कन, पल्स तेज कर सकते हैं। और जब डॉक्टर के पास जाने के तनाव से ये मिलते हैं, तो इनका असर दोगुना हो जाता है। इसलिए दिखाने जाने से कम 2-3 घंटे पहले, और हो सके तो सुबह से ही, कैफीन वाले पेय पदार्थों से पूरी तरह परहेज करें। इसकी जगह सादा पानी, हर्बल चाय, काढ़ा या हल्का मट्ठा छाछ ले। नमकीन चीजों से भी बचना जरूरी है। नमक, सोडियम शरीर में पानी रोक कर रखता है, जिससे खून का दौरा बढ़ जाता है और बीपी बढ़ सकता है। इसलिए डॉक्टर के पास जाने से एक रात पहले अचार, चिप्स, तला हुआ खाना या फास्ट फूड बिल्कुल न खाएं। हल्का और सेहतमंद खाना खाएं। अपॉइंटमेंट से ठीक पहले भरपेट और भारी खाना खाना भी ठीक नहीं है। भरा हुआ पेट डायाफ्राम पर दबाव डालता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत और बेचैनी हो सकती है और आपका तनाव बढ़ सकता है। बेहतर होगा कि आप डॉक्टर को दिखाने से 1.5-2 घंटे पहले ही खाना खा लें। पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर खाद्य पदार्थ सबसे अच्छे हैं, क्योंकि ये नसें रक्त वाहिकाएं को आराम देने और दिल की धड़कन को सामान्य रखने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, केला, खुबानी, सूखे मेवे, उबला या भुना आलू, पालक और मेवे। एक और जरूरी बात है धूम्रपान, स्मोकिंग। निकोटीन से नसें अचानक सिकुड़ जाती हैं और बीपी में उछाल आता है, जो लगभग 15 से 20 मिनट तक रहता है। इसलिए बीपी मापने से ठीक पहले गलती से भी सिगरेट न पिए। अगर आप धूम्रपान करते हैं, तो आखिरी बार आपको यह काम डॉक्टर के कमरे में जाने से कम 30 से 40 मिनट पहले कर लेना चाहिए। और आखिर में, डॉक्टर के पास जाने से पहले शौचालय जाना न भूले। भरा हुआ मूत्राशय, ब्लैडर, आपको बेचैन करता है और बिना वजह आपका ब्लड प्रेशर,
10 से 15 अंक तक बढ़ा सकता है। यह एक ऐसी शारीरिक वजह है जिसे दूर करना बहुत आसान है। इन आसान नियमों का पालन करने से आपको बीपी मापने के लिए एक साफ वातावरण मिल जाएगा, ताकि नतीजों पर सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति का असर हो, न कि किसी बाहरी रासायनिक या शारीरिक गड़बड़ी का। पांचवा कदम है अपनी घबराहट पर पहले से काम करना। अपॉइंटमेंट के दिन का इंतजार मत कीजिए कि तब जाकर आप चिंता से लड़ना शुरू करें। इसके लिए एक तकनीक का इस्तेमाल करें जिसे विजुअलाइजेशन या पूर्वाभ्यास रिहर्सल कहते हैं। डॉक्टर के पास जाने से कुछ दिन पहले एक ऐसा समय निकालिए जब आपको कोई परेशान न करे। आरामदेह कुर्सी पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए और कुछ गहरी सांसें अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। अब डॉक्टर के पास जाने के पूरे अनुभव की कल्पना छोटी छोटी बातों के साथ सकारात्मक ढंग से कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप सुबह शांति से उठे हैं, आपने अपना शांति का रूटीन किया है, आप बिना हड़बड़ी के आत्मविश्वास से क्लिनिक पहुंचे हैं। जब आप इमारत में प्रवेश करते हैं तो वह आपको शांत और अच्छा लगता है। आप रिसेप्शन पर जाते हैं और वे आपको विनम्रता से देखकर मुस्कुराते हैं। आप गलियारे की कुर्सी पर बैठते हैं, पर आपको डर नहीं लग रहा है। आप आराम से सांस ले रहे हैं, दीवारों पर लगी तस्वीरें देख रहे हैं। दरवाजा खुलता है और एक सुखद, मुस्कुराते हुए डॉक्टर आपको अंदर बुलाते हैं। आप अंदर जाते हैं, आत्मविश्वास से नमस्ते करते हैं और बैठ जाते हैं। आप शांति से उन्हें अपनी परेशानी बताते हैं और अपनी लिस्ट में लिखे सवाल पूछते हैं। डॉक्टर आपकी बात ध्यान से और समझदारी से सुनते हैं। अब आता है ब्लड प्रेशर मापने का पल। कल्पना कीजिए कि नर्स आपके हाथ पर कफ लगा रही है और आप तब भी गहरी और स्थिर सांसें लेते जा रहे हैं। आप एकदम शांत महसूस कर रहे हैं। आपका दिल सामान्य गति से धड़क रहा है। आप मशीन पर देखते हैं और आपको बहुत ही बढ़िया सामान्य अंक दिखते हैं। आपको राहत महसूस होती है और अपने आप पर गर्व भी। डॉक्टर आपकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। आप हल्केपन और संतुष्टि की भावना के साथ कमरे से बाहर निकलते हैं। इस सकारात्मक दृश्य को अपने मन में कई बार दोहराइए। इस अभ्यास का उद्देश्य यह है कि डॉक्टर के पास जाने के अनुभव से जुड़ी आपके दिमाग में एक नई सकारात्मक राह बन जाए। आप जैसे पहले ही सफल अनुभव जी लेते हैं। जब आप असल में डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके मस्तिष्क को यह सकारात्मक नजारा पहले से पता होगा और उसके लिए डर के पुराने रास्ते पर जाने के बजाय इस नए आसान रास्ते पर चलना सरल हो जाएगा। ये किसी भी परफॉर्मेंस से पहले रिहर्सल करने जैसा है। आप जितनी अच्छी तैयारी करते हैं, मंच पर उतना ही ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यह भी अच्छा होगा कि आप अपने डर के बारे में किसी भरोसेमंद व्यक्ति, जैसे अपने जीवन साथी, दोस्त या सलाहकार से बात कर लें। अपनी घबराहट को बस बोलकर बता देने मात्र से भी चिंता का स्तर कम हो जाता है। अब बात करते हैं क्लिनिक के अंदर की, उस जरूरी वक्त की। आप समय से पहले पहुंचे, थोड़ा आसपास के माहौल को समझा और अब आपको अंदर बुलाया गया है। तो अब क्या करना है? पहला और सबसे जरूरी नियम, प्रेशर नापने की जल्दी बिल्कुल न करें। अंदर आते ही तुरंत बैठकर हाथ आगे मत बढ़ा दें। आपके शरीर को नए माहौल में एडजस्ट होने के लिए और गलियारे में चलने के बाद शांत होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। डॉक्टर या नर्स से सीधे 5 मिनट का वक्त मांग लीजिए। उनसे सीधे कहिए, क्या मैं थोड़ी देर बैठकर सांस ले लूं? इससे पहले कि हम प्रेशर नापे, मुझे हमेशा थोड़ी घबराहट महसूस होती है। एक अच्छे हेल्थ वर्कर को आपकी बात समझ आएगी। ये 5 मिनट आपका सुनहरा अवसर है। इसका पूरा फायदा उठाए। कुर्सी पर सही ढंग से बैठे, कमर सीधी रखे, जो कुर्सी की पीठ से टिकी हो। पैर क्रॉस न करे, दोनों पैर जमीन पर टिके रहने चाहिए। जिस हाथ पर प्रेशर नापा जाएगा उसे मेज पर आराम से रखे, ताकि वह दिल के स्तर पर हो। उसे हवा में न रखे। जब आप बैठे हो तब न तो बात करें और न ही फोन देखें। अपने शरीर और अपनी सांस पर ध्यान लगाए। अब उस तकनीक का इस्तेमाल शुरू करें
जिसकी प्रैक्टिस आपने घर पर की थी। सबसे आसान और असरदार तरीका है बॉक्स ब्रीदिंग या 4 गिनती वाली सांस। तनाव भरे हालात में शांत रहने के लिए इसे सेना के स्पेशल कमांडोज भी इस्तेमाल करते हैं। यह तकनीक बहुत सीधी है। 4 गिनती तक नाक से धीमी गहरी सांस अंदर ले। कोशिश करें कि छाती नहीं बल्कि पेट फूले। फिर 4 गिनती तक सांस को रोकें। इसके बाद 4 गिनती तक मुंह से धीमी आराम से सांस बाहर छोड़ दे और फिर से 4 गिनती तक सांस रोके। इस चक्र को कई बार दोहराए। सांस अंदर 2 3 4, रोके 2 3 4, सांस बाहर 2 3 4, रोके 2 3 4। यह धीमी और लयबद्ध सांस आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी आपके दिमाग के ब्रेक पैडल को सक्रिय कर देती है। यह दिमाग को एक मजबूत संकेत भेजती है कि सब ठीक है। आप शारीरिक रूप से एक साथ घबरा नहीं सकते और न ही धीरे और गहरी सांस ले सकते हैं। ये दोनों स्थितियां एक दूसरे के विपरीत हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक इस तरह सांस लेने से आपकी दिल की धड़कन, पल्स रेट काफी कम हो सकती है और आपका प्रेशर सामान्य होना शुरू हो सकता है। जब सिर्फ सादी सांस लेने से बात न बने और आपको लगे कि घबराहट बढ़ रही है, मन में उथल-पुथल हो रही है, तो इस ग्राउंडिंग यानी जमीन से जोड़ने वाली तकनीक का इस्तेमाल करें। इसका मकसद है आपके ध्यान को परेशान करने वाले ख्यालों की दुनिया से खींचकर इसी पल, इसी जगह वापस लाना। इसके लिए हम अपनी 5 इंद्रियों, सेंसेस का सहारा लेते हैं। सबसे मशहूर तरीका है 5-4-3-2-1, 5-4-3-2-1 वाला। इसे आप बड़े आराम से बिना किसी को पता चले बैठे बैठे भी कर सकते हैं। शुरुआत कीजिए 5 ऐसी चीजों से जो आप देख रहे हैं। धीरे धीरे, बिना जल्दी किए, मन ही मन उनके नाम लीजिए और उनकी बनावट, टेक्सचर पर गौर कीजिए। मिसाल के तौर पर, मुझे एक सफेद मेज दिख रही है, एक नीली कलम है, दीवार पर वो फ्रेम किया हुआ सर्टिफिकेट है, खिड़की पर रखा हुआ फूल है और हाथ में पहनी अपनी घड़ी। अगला नंबर है 4 सनबर का। अब आंख बंद करके या कान लगाकर 4 ऐसी आवाजें सुनिए जो आपको सुनाई दे रही हैं। मुझे कंप्यूटर की हम की आवाज आ रही है। घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। दरवाजे के पीछे से लोगों की बातें और अपनी खुद की सांस की आवाज। आवाजों को अच्छा बुरा मत बोलिए, बस उन्हें रिकॉर्ड कीजिए। फिर 3 चीजों पर ध्यान लगाइए जिन्हें आप छूकर महसूस कर सकते हैं। मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरे पैर फर्श पर हल्का सा दबाव डाल रहे हैं। मेरी स्किन पर कपड़ीडरों का एहसास हो रहा है। कुर्सी के हथे, आर्मरेस्ट की चिकनी सतह। इसके बाद 2 कैसी खुशबू या गंध पहचानने की कोशिश कीजिए जो आपको आ रही है। यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर कोशिश जरूर करें। मुझे सैनिटाइजर की हल्की सी बू आ रही है और अपने इत्र, परफ्यूम की खुशबू। और आखिर में एक कीं स्वाद को पहचानिए। मुझे सुबह पी गई पुदीने की चाय का हल्का सा स्वाद अभी भी महसूस हो रहा है। यह अभ्यास करके आप अपने दिमाग को एक तरह से रीसेट, दोबारा शुरू कर देते हैं। आप जबरदस्ती उसे बेचैनी वाले ख्यालों के चक्कर से निकालते हैं और उसे अपनी इंद्रियों से मिलने वाली साधारण जानकारी पर ध्यान देने के लिए मजबूर करते हैं। इससे घबराहट की तेजी बहुत जल्दी कम हो जाती है और आपको नियंत्रण, कंट्रोल का एहसास वापस मिलता है। आप अपने ख्यालों के शिकार नहीं रहते, बल्कि दोबारा हकीकत को देखने वाले निरीक्षक, ऑब्जर्वर बन जाते हैं। जब भी आपको लगे कि चिंता बहुत ज्यादा बायाज रही है, तो आप इस तरीके का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। एक और जोरदार तरीका, जिसे आप डॉक्टर के पास चेकअप के दौरान ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे मन भटकाने का तरीका, गाइडेड डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। हमारा दिमाग एक साथ 2 चीजों पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाता। अगर आप बीपी नापने की प्रक्रिया में पूरी तरह लगे हैं, हर धड़कन, हर आवाज पर कान लगाए बैठे हैं, तो आप सिर्फ अपनी घबराहट को बढ़ा रहे हैं। आपका काम है जानबूझकर अपना ध्यान किसी दूसरी चीज पर लगाना
जो या तो सामान्य हो या आपको खुशी दे। इसका एक तरीका का है बातचीत में पूरी तरह से शामिल हो जाना। जब आपका ब्लड प्रेशर नापा जा रहा हो, तो खामोशी से मत बैठिए। डॉक्टर या नर्स से कोई हल्का फुल्का सवाल पूछ लीजिए। उनसे पूछिए कि उनका दिन कैसा रहा, या फिर कमरे में कोई तस्वीर या चीज अच्छी लगे तो उसकी तारीफ कर दीजिए। अपनी जिंदगी का कोई हल्का फुल्का किस्सा सुनाना शुरू कर दीजिए। बस जरूरी यह है कि बात का माहौल हल्का रहे और उसका डॉक्टरी या बीमारी से कोई लेना देना न हो। जब आप बोलते और सुनते हैं, तो आपका दिमाग उस जानकारी को समझने में व्यस्त हो जाता है और घबराने के लिए उसके पास कम ताकत बचती है। दूसरा तरीका है दिमागी कसरत, मेंटल एक्सरसाइज। जैसे कि मन में 100 से शुरू करके 7-7 कदम पीछे गिनना शुरू कर दीजिए। 100, 93, 86। इसके लिए काफी ध्यान लगाना पड़ता है और यह चिंता से भरे ख्यालों से ध्यान हटा देता है। या फिर किसी पुराने गाने के बोल याद करने की कोशिश कीजिए, या उन सब सहपाठियों, क्लासमेट्स के नाम गिनना शुरू कर दीजिए जिन्हें आप स्कूल के समय से याद करते हैं। आप आंखों से ध्यान हटाने का तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिनिक में लगी किसी तस्वीर पर ध्यान लगाइए और उसे बहुत बारीकी से देखिए। उसमें कौन से रंग है, क्या बना हुआ है, छोटी से छोटी डिटेल भी ढूंढने की कोशिश कीजिए। या अगर आप पहले से तैयारी करके आए हैं, तो फोन में कोई ऐसी फोटो खोलिए जिसे देखकर आपको खुशी मिलती है। छुट्टियों की तस्वीर, अपने पालतू जानवर की या परिवार की, और उस पर ध्यान लगाइए। अच्छे पल याद कीजिए। इन सब तरीकों का मकसद ये है कि आप अपने ध्यान को बीपी नापने की प्रक्रिया और उससे जुड़े डर पर न जमने दें। आप एक तरह से एक समानांतर दुनिया बना लेते हैं, जिसमें आप उन चंद मिनटों के लिए भाग जाते हैं जब तक यह प्रक्रिया चल रही है। इसमें थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, लेकिन धीरे धीरे आप आसानी से अपना ध्यान भटकाना सीख जाएंगे और बीपी नापना आपके चेकअप का सबसे डरावना या सबसे जरूरी काम नहीं रहेगा। देखिए, एक सबसे जरूरी बात जो पूरी स्थिति को बदल सकती है, वो है डॉक्टर से आपका बात करने का तरीका। अपने डर को अपने मन में दबाकर मत रखिए। डॉक्टर कोई अंतर्यामी टेलीपैथ नहीं है। वो यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप चुपचाप बिना कोई भाव दिखाए बैठे रहते हैं और बीपी, ब्लड प्रेशर की मशीन ज्यादा रीडिंग दिखाती है, तो डॉक्टर यही मानेंगे कि आपको सच में हाई बीपी की समस्या है। आपका काम है कि आप उन्हें जरूरी जानकारी दें ताकि वो आपके डेटा को सही से समझ सके। शर्माइए मत और न ही यह सोचिए कि लोग आपको अजीब समझेंगे। यह व्हाइट कोट सिंड्रोम, यानी सफेद कोट देखकर डर लगना, एक बहुत ही आम समस्या है। हर अच्छा डॉक्टर इसके बारे में जानता है। आप पहले से ही कुछ वाक्य तैयार कर लीजिए जो आप डॉक्टर को बोलेंगे। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, डॉक्टर साहब, मैं आपको तुरंत बता देना चाहता हूं, मुझे व्हाइट कोट सिंड्रोम की दिक्कत है। मैं अस्पताल में आकर बहुत घबरा जाता हूं और मेरा बीपी हमेशा बहुत ज्यादा हो जाता है। घर पर मैं इसे नियमित रूप से नापता हूं और तब यह बिल्कुल ठीक रहता है। यह लीजिए मेरा बीपी नापने का रोजाना का रिकॉर्ड। घर पर की गई बीपी रीडिंग की यह डायरी, ये आपका सबसे बड़ा हथियार है। इससे डॉक्टर को वह सही डेटा मिलता है जिस पर वह भरोसा कर सके, और इससे यह भी पता चलता है कि आप अपनी सेहत को लेकर कितने गंभीर हैं। आप डॉक्टर से कुछ ऐसी चीजों के लिए भी निवेदन कर सकते हैं जिससे आपको शांति मिले। जैसे, क्या हम बीपी शुरुआत में नहीं बल्कि हमारी बातचीत के अंत में नाप सकते हैं? तब तक मैं थोड़ा शांत हो जाऊंगा। या फिर, क्या हम बीपी को कुछ मिनट के अंतर पर 3 बार नाप कर उसका औसत एवरेज निकाल सकते हैं? हाइट कोट हाइपरटेंशन के शक में यह एक आम तरीका का होता है। आप डॉक्टर से यह भी कह सकते हैं कि वह आपको बताएं कि वह क्या करने वाले हैं। जैसे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब आप क्या करने वाले हैं? जब मुझे पता नहीं होता तो मैं थोड़ा डर जाता हूं। एक खुली और सच्ची बातचीत आपको सिर्फ इलाज कराने वाले मरीज से एक सक्रिय भागीदार, एक्टिव पार्टनर में बदल देती है।
इससे डॉक्टर और आपके बीच ताकत का फर्क कम होता है और भरोसे का रिश्ता बनता है। जब आप देखते हैं कि डॉक्टर आपकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है, तो आपकी घबराहट अपने आप कम हो जाती है। आप उन्हें खतरे के तौर पर देखना छोड़ देते हैं और उन्हें अपना सहयोगी मानने लगते हैं, और इसका सीधा अच्छा असर आपकी शारीरिक स्थिति और आपके बीपी रीडिंग पर पड़ता है। कभी-कभी चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, पहली बार में ब्लड प्रेशर ज्यादा आ ही जाता है। ये बिल्कुल सामान्य है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये मत सोचिए कि सब कुछ बिगड़ गया। इस समय सबसे बुरी चीज जो आप कर सकते हैं, वह है खुद को कोसना। जैसे, देखो फिर से ठीक नहीं आया, मुझे पता था। इससे तनाव और बढ़ जाएगा। इसके बजाय इस पहले माप को बस एक ट्रायल या ट्रेनिंग रीडिंग समझिए। ये आपके शरीर की प्रतिक्रिया थी डॉक्टर के कमरे में आने पर और प्रक्रिया शुरू होने के तथ्य पर। अब जब सबसे मुश्किल काम हो चुका है, तो आप शांत मन से एक बार और कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर या नर्स से कहें कि वे आपको 5 से 7 मिनट के लिए कमरे में अकेला छोड़ दें। ये बहुत जरूरी है। किसी दूसरे व्यक्ति का, खासकर सफेद कोट, व्हाइट कोट पहने हुए व्यक्ति का मौजूद होना अपने आप में एक तनाव का कारण बन जाता है। जब आप अकेले होंगे, तो आप सच में आराम महसूस कर पाएंगे। दरवाजा बंद कर ले, आराम से बैठ जाइए और उन सभी तकनीकों का उपयोग करें जिनके बारे में हमने बात की थी। स्क्वायर ब्रीदिंग, 4 हिस्सों में सांस लेने की तकनीक करें। 5-4-3-2-1 वाली ग्राउंडिंग तकनीक का इस्तेमाल करें। मांसपेशियों को धीरे धीरे ढीला छोड़ने वाली तकनीक अपनाएं। मुट्ठियों को 5 सेकंड के लिए कसकर भींचे, फिर पूरी तरह से ढीला छोड़ दे और अंतर महसूस करें। यही चीज कंधों और पैरों की मांसपेशियों के साथ भी करें। अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा आराम देने की कोशिश करें। 5 से 7 मिनट बाद नर्स को बुलाए और दोबारा माप लेने को कहे। ज्यादातर मामलों में आराम के बाद ली गई दूसरी और खासकर तीसरी रीडिंग पहली रीडिंग से काफी कम आएगी। ये अंतर ही आपके और डॉक्टर के लिए इस बात का स्पष्ट सबूत होगा कि आपको व्हाइट कोट सिंड्रोम, सफेद कोट का डर है। अगर क्लिनिक में सुविधा है, तो 24 घंटे की ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, SMAD इम मशीन का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा रहेगा। यह एक छोटा सा उपकरण होता है जिसे आपको 24 घंटों तक अपने साथ पहनना होता है। यह दिन और रात आपके सामान्य माहौल में निश्चित अंतराल पर ऑटोमेटिक रूप से प्रेशर मापता रहता है। SMEAD के परिणाम हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के निदान के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड, सबसे विश्वसनीय तरीका माने जाते हैं। ये स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आपको असली हाइपरटेंशन है या सिर्फ व्हाइट कोट सिंड्रोम। इससे डॉक्टर को आपके हृदय और रक्त वाहिकाओं की सबसे सही जानकारी मिल पाती है। अगर डॉक्टर को कोई संदेह हो, तो इस जांच के लिए अनुरोध करने से बिल्कुल न डरें। अब जरा लंबी योजना पर बात करते हैं। देखिए, डॉक्टर के क्लिनिक में जो आराम की तकनीकें हैं, वे ठीक हैं, पर वे सिर्फ लक्षणों, सिम्टम्स पर काम करती हैं, जड़ पर नहीं। अगर सच में इस डर को हमेशा के लिए खत्म करना है, तो हमें अपने ऊपर एक व्यवस्थित तरीके से काम करना होगा। इसके लिए एक बहुत असरदार तरीका का है, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यानी CBT। CBT जरूरी नहीं कि आप तुरंत किसी मनोचिकित्सक के पास भागें। COB.T के कई सिद्धांत आप खुद भी लागू कर सकते हैं। इस तरीके का सार यह है कि हमें उस परिस्थिति को नहीं बदलना है, जैसे डॉक्टर के पास जाना, बल्कि हमें उस परिस्थिति के प्रति अपनी सोच और विश्वास को बदलना है, जो डर पैदा करते हैं। ना, पहला कदम, विचारों की पहचान। सबसे पहला कदम है अपनी अचानक आने वाली नकारात्मक सोच, नेगेटिव थॉट्स को पकड़ना। इसके लिए एक विचारों की डायरी बनाना शुरू करें। जब भी डॉक्टर के पास जाने का ख्याल आए और घबराहट हो, तो लिखिए, दिमाग में क्या आया। उदाहरण के लिए, डॉक्टर को मेरे अंदर कोई भयानक बीमारी मिल जाएगी। ले दूसरा कदम,
चुनौती देना दूसरा कदम है। इन विचारों का विश्लेषण करना और उन्हें चुनौती देना। अपनी लिखी हुई सोच को देखिए और एक सख्त पर सही जांच अधिकारी की तरह सवाल पूछिए। क्या प्रमाण है कि ये बात सच है? इसके विपरीत क्या प्रमाण है? जैसे पिछली बार तो कुछ नहीं मिला था। क्या मैं सिर्फ एक ख्याल को सच्चाई समझ रहा हूं? सबसे ज्यादा असली नतीजा क्या हो सकता है, न कि सबसे डरावना? अगर कोई दोस्त ऐसी बात मुझसे कहता तो मैं उसे क्या जवाब देता? कारावाक्ता का तीसरा कदम। नया विचार बनाना तीसरा कदम है। एक दूसरा, ज्यादा वास्तविक, रियलिस्टिक और संतुलित विचार बनाना। डॉक्टर को कुछ भयानक मिलेगा की जगह आप ये कह सकते हैं, मैं सिर्फ एक नियमित जांच के लिए जा रहा हूं ताकि सब ठीक है, ये पता चल जाए। अगर कोई परेशानी निकल भी आती है, तो जल्दी पता चलना ही उसे ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है। मेरी घबराहट अपनी जगह सही है, पर वो भविष्य नहीं बता सकती। जब आप रोज यह अभ्यास करते हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी पुरानी बेकार की सोच को तोड़ते हैं और उनकी जगह नई सेहतमंद सोच लाते हैं। आप सीखते हैं कि अपनी हर चिंता वाली बात पर तुरंत विश्वास नहीं करना है, बल्कि उस पर सवाल उठाना है। यह दिमाग की कसरत जैसा है। समय के साथ आपका दिमाग शांत और तर्कसंगत तरीके से प्रतिक्रिया करना सीख जाता है और डॉक्टरों से जुड़ा आपका डर धीरे धीरे कम होने लगता है। सीबीटी, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के सिद्धांतों से निकलने वाली एक और मजबूत और लंबे समय तक काम करने वाली रणनीति है। धीरे धीरे डर खत्म करने का तरीका, जिसे एक्सपोजर थेरेपी भी कहते हैं। यह नाम शायद डरावना लगे, लेकिन असल में यह बहुत ही सीधा और असरदार उपाय है। इसका सार यह है कि आपको अपनी तंत्रिका तंत्र को उस डरावनी परिस्थिति की धीरे धीरे, कदम दर कदम आदत डालनी है, जब तक कि वह घबराहट पैदा करना बंद न कर दे। आपको सीधे गहरे पानी में नहीं कूदना है, बल्कि छोटे संभालने योग्य कदमों से आसान से मुश्किल की ओर बढ़ना है। सबसे पहले डर के स्तरों की सूची बनाइए। इसमें डॉक्टर या अस्पताल से जुड़ी स्थितियों को लिखिए, सबसे कम डरावनी स्थिति से लेकर सबसे ज्यादा डरावनी स्थिति तक। उदाहरण के लिए, यह सूची कुछ ऐसी दिख सकती है। डर, डॉक्टर के पास जाने के बारे में सिर्फ सोचना। 2, डॉक्टरों पर बनी कोई फिल्म या सीरियल देखना। 3, अस्पताल की वेबसाइट खोलकर डॉक्टरों की तस्वीरें देखना। 4, क्लिनिक के रिसेप्शन पर फोन करके समय पूछना। 5, अस्पताल की इमारत के पास से गुजरना। 6, क्लिनिक के अंदर जाकर हॉल में 5 मिनट बैठना। 7, डॉक्टर से मिलने का समय लेना, अपॉइंटमेंट बुक करना। 8, अपॉइंटमेंट पर जाना और बिना जांच करवाए सिर्फ डॉक्टर से बात करना। 9, अपॉइंटमेंट पर जाना और केवल ब्लड प्रेशर, रक्तचाप की जांच करवाना। 10, खून की जांच, ब्लड टेस्ट करवाना। अब इस रास्ते पर चलना शुरू कीजिए। सबसे पहले सबसे आसान बिंदु से। आपका लक्ष्य यह है कि आप उस डरावनी स्थिति में तब तक रहे जब तक आपकी घबराहट कम से कम आधी ना हो जाए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप क्लिनिक के हॉल में गए। शुरुआत में घबराहट बढ़ेगी, लेकिन अगर आप भागेंगे नहीं, वहीं रुकेंगे और सांस लेने की तकनीकों का उपयोग करेंगे, तो कुछ देर बाद आपका मन शांत होने लगेगा और घबराहट कम हो जाएगी। जब आप एक चरण में पूरी तरह सहज महसूस करने लगे, तभी अगले चरण की ओर बढ़िए। इस प्रक्रिया में हफ्ते या शायद महीने भी लग सकते हैं। जल्दी करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको हर चरण में एक सकारात्मक अनुभव मिलना चाहिए। मैंने ये कर लिया और कुछ बुरा नहीं हुआ, मैं इस पर काबू पा सकता हूं। इस तरह आप धीरे धीरे अपने मन से पुरानी सोच, डॉक्टर यानी खतरा, को हटा देंगे और नई सोच लाएंगे, मैं अस्पताल के माहौल में भी शांति से रह सकता हूं। देखिए, मन को शांत रखने के उस जरूरी काम के साथ साथ लंबी अवधि की रणनीति का एकदम महत्वपूर्ण हिस्सा है। घर पर नियमित रूप से और सबसे जरूरी, बिल्कुल सही तरीके से अपना खून का दबाव, बीपी, जांचते रहना। व्हाइट कोट सिंड्रोम, डॉक्टर को देखकर बीपी बढ़ने की आदत से लड़ने में यह मशीन आपका सबसे पक्का और विश्वसनीय साथी है।
ये इतना जरूरी क्यों है? पहली बात, जब आप घर पर बीपी लेते हैं तो ये आपको और आपके डॉक्टर को आपके असाली दबाव की एक निष्पक्ष ऑब्जेक्टिव तस्वीर देता है। यहां स्ट्रेस का माहौल नहीं होता। इससे ना तो गलत डायग्नोसिस होता है और ना ही बेकार की दवाइयां लेनी पड़ती हैं। दूसरी बात, ये नियमित जांच ही अपने आप में एक तरह की थेरेपी है। जब आप रोज बीपी मशीन से आदी हो जाते हैं तो ये कोई अनोखी या डरवानी चीज नहीं रहती। तीसरी और सबसे बड़ी बात, जब आप दिन ब दिन डिस्प्ले पर सामान्य अंक नॉर्मल फिगर्स देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। ये आपके इस विश्वास को तोड़ता है कि मेरा बीपी तो हमेशा हाई रहता है, और इसकी जगह आप अपनी स्वास्थ्य पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह डाटा तभी भरोसेमंद होगा जब आप सही तरीके से बीपी नपेंगे। कलाई व्रिस्ट वाली मशीन की जगह कंधे अपर आर्म वाली ऑटोमेटिक मशीन खरीदिए। ये ज्यादा सही होती है। दिन में 2 बार बीपी चेक करें, सुबह और शाम एक ही समय पर। सुबह उठने के बाद, नाश्ते से पहले और दवाई लेने से पहले। शाम को सोने से पहले। नपने से पहले 5 मिनट शांति से बैठिए। बिल्कुल बात मत कीजिए, न ही टीवी देखिए। सही तरीके से बैठिए, जैसा हमने पहले बात की थी। हाथ को टेबल पर दिल के लेवल पर रखिए। 2 या 3 बार नप लीजिए। बीच में 1-2 मिनट का अंतर रखिए और उनका एवरेज औसत रिजल्ट लिख लीजिए। एक डायरी जरूर बनाइए। उसमें तारीख, समय, सिस्टोलिक डायस्टोलिक दबाव और पल्स रेट सब दर्ज करें। यह डायरी आपका सबसे जरूरी दस्तावेज है जो आप डॉक्टर के पास ले जाएंगे। यह आपकी किसी भी बात या घबराहट से ज्यादा जोर से बोलेगा। नियमित घरेलू जांच आपको दोबारा कंट्रोल का एहसास दिलाती है और आपको सिर्फ हालात का शिकार रहने की बजाय अपने स्वास्थ्य का एक सक्षम मैनेजर्स बना देती है। देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में तनाव कम करने के आम तरीकों को भी हल्के में मत लीजिए। ये जो सफेद कोट सिंड्रोम, व्हाइट कोट सिंड्रोम है ना, ये तो बस बर्फ की छोटी सी छोटी आइसबर्ग के टॉप है। ये बस एक इशारा है कि आपका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम तनाव पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। अगर आप लगातार तनाव में जीते हैं, अगर आपकी रेस की पैडल एक्सेलरेटर हमेशा दबी रहती है, यानी आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा सक्रिय है, तो डॉक्टर के पास जाने जैसी मुश्किल स्थिति में उसका जोर से दब जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप अपने तनाव का स्तर कम करते हैं तो आपका तंत्रिका तंत्र ज्यादा मजबूत और लचीला बन जाता है। इसमें क्या क्या शामिल है? सबसे पहले, नियमित शारीरिक व्यायाम, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। पैदल चलना, दौड़ना, तैराकी, स्विमिंग, साइकिल चलाना, ये सभी एरोबिक व्यायाम, एरोबिक एक्सरसाइजेस बिना दवाई के ब्लड प्रेशर और घबराहट, एंजाइटी कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। व्यायाम करते समय एंडोर्फिन्स यानी खुशी के हार्मोन निकलते हैं। ये प्राकृतिक एंटीडिप्रेसेंट और चिंता विरोधी दवा एंक्सियोलिटिक का काम करते हैं। इसके अलावा खेलकूद से शरीर में जमा अतिरिक्त एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल भी जल जाते हैं। हफ्ते में 3 से 5 बार 30 से 40 मिनट की हल्की फुल्की कसरत काफी है। दूसरा है ध्यान, मेडिटेशन और योग जैसी माइंडफुलनेस तकनीकें। नियमित ध्यान लगाने से आपका दिमाग यह सीखता है कि वो परेशान करने वाले विचारों में न उलझे, बल्कि उन्हें दूर से देखे। इससे प्रिफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, दिमाग का वो हिस्सा जो तर्क संगत सोच और भावनाओं पर नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। योग, शारीरिक व्यायाम, सांस लेने की तकनीकें और ध्यान को मिलाता है, जो इसे तनाव से लड़ने का एक बेहतरीन और संपूर्ण उपकरण बनाता है। तीसरा है अच्छी क्वालिटी की नींद। नींद की कमी शरीर के लिए सबसे बड़ा तनाव है, जो हार्मोनल असंतुलन, हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा करती है और ब्लड प्रेशर बढ़ाती है।
कोशिश करें कि आप 7 से 8 घंटे की नींद लें और रोज एक ही समय पर सोएं और जागें। और आखिर में संतुलित आहार और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। ये सभी बातें, जो सुनने में शायद बहुत मामूली लगे, आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार करती है। यह नींव जितनी मजबूत होगी, डॉक्टर के पास जाने जैसे छोटे-मोटे तनाव के तूफानों का सामना करना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। आखिरकार, सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल कदम, अगर आपको लगता है कि आपका डर इतना बढ़ गया है कि वह एक पक्की फोबिया, यानी डॉक्टर के पास जाने का हद से ज्यादा डर बन चुका है और वह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और जरूरी मेडिकल मदद लेने में रुकावट डाल रहा है, तो घबराइए मत और न ही शर्माइए। किसी विशेषज्ञ, जैसे मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट या मनोचिकित्सक, साइकोथेरेपिस्ट से मदद लेने में संकोच न करें। यह कमजोरी नहीं है, बल्कि यह हिम्मत, समझदारी और अपने स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार होने की निशानी है। आज की थेरेपी में डर और घबराहट को दूर करने के लिए बहुत असरदार और वैज्ञानिक तरीके मौजूद हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, C.P.T, जिसकी हमने पहले बात की थी, इस मामले में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। विशेषज्ञ की मदद से आप अपने मन के बेसिर पैर के विचारों को जल्दी पहचानकर बदल सकते हैं। साथ ही वे आपको सुकून महसूस करने की तकनीकें सिखाएंगे और धीरे धीरे डर का सामना एक सुरक्षित माहौल में करवाएंगे। C.T के अलावा और भी कई तरीके हैं, जैसे ACT, जो आपको सिखाती है कि डर को दबाने के बजाय उसे स्वीकार करे और अपने जरूरी काम करे, या हिप्नोथेरेपी, जो बचपन के गहरे डर पर काम करती है। कभी कभी बहुत ज्यादा परेशानी होने पर, जब घबराहट के दौरे, पैनिक डिसऑर्डर पड़ने लगे, तो शायद आपको थोड़े समय के लिए मनोचिकित्सक से दवा की मदद भी लेनी पड़ सकती है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। घबराहट कम करने वाली या एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां एक सहारे या बैसाखी की तरह होती है। ये आपके हालात को थोड़ा स्थिर करती है, ताकि आप थेरेपिस्ट के साथ मिलकर जड़ से समस्या को खत्म करने पर प्रभावी ढंग से काम कर सके। याद रखिए, आपको अकेले इस मुश्किल का सामना करने की जरूरत नहीं है। मदद मांगना उतना ही जरूरी और महत्वपूर्ण कदम है, जितना दिल के डॉक्टर या दांत के डॉक्टर के पास जाना। हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक विशेषज्ञ आपको सही राह दिखाएगा और डर से मुक्ति पाने के इस पूरे सफर में आपका साथ देगा। तो चलिए, अब इस बात को समेटते हैं। हमने सफेद कोट के सिंड्रोम, व्हाइट कोट सिंड्रोम की दुनिया का एक लंबा सफर तय किया है, और इस पूरे सफर का सबसे बड़ा निष्कर्ष, मेन कंक्लूजन, यह है: डॉक्टर के कमरे में आपका जो ब्लड प्रेशर BRH जाता है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यह कोई कमजोरी नहीं है, न ही यह सिर्फ घबराहट है और न ही यह कोई दिखावा है। ये आपके शरीर की एक सच्ची, बहुत ताकतवर और खुद खुद होने वाली प्रतिक्रिया, ऑटोमेटिक रिएक्शन है। इसको हमारे शरीर के वो पुराने बचाव के तरीके, सर्वाइवल मैकेनिज्म्स चलाते हैं, जो गलती से डॉक्टर को ही खौतरा समझ लेते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे अहम मोड़ यह है: इस परेशानी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार, टूल, दवा की डिब्बी में नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग में है। वह है आपकी समझ। समझ इस बात की कि बचपन का डर बड्ढे होने पर कैसी प्रतिक्रियाएं बनाता है। समझ इस बात की कि तनाव, स्ट्रेस के हार्मोन आपकी दिल की धड़कन तेज कर देते हैं और नसों को सिकुड़ देते हैं। समझ इस बात की कि जब हम खराब ख्याल आते हैं, तो वह सच होते चले जाते हैं। जब आप इन सारे तंत्रों को समझ लेते हैं, तो आप इनके हाथ की कठपुतली, पपेट नहीं रह जाते। आपको यह शक्ति मिल जाती है कि आप इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर दखल दे सकते हैं। आप डॉक्टर के पास जाने से पहले अच्छी तैयारी कर सकते हैं और फालतू के ट्रिगर्स को हटा सकते हैं। आप सांस लेने की तकनीक का इस्तेमाल करके अपने दिमाग को शांति के मोड में डाल सकते हैं। आप जमीन से जुड़ कर
ग्राउंडिंग घबराहट वाले ख्यालों से छुटकारा पा सकते हैं और आप डॉक्टर से एक बराबर के दोस्त की तरह बात कर सकते हैं और आप धीरे धीरे अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं। उसको यह सिखा सकते हैं कि सफेद कोट खातरे का नहीं बल्कि मदद और देखभाल का निशान है। इस सिंड्रोम से लाउडीएच सिर्फ सही बीपी रीडिंग लेने का तरीका नहीं है, यह तो तनाव को संभालने का एक अनमोल अभ्यास ट्रेनिंग है जो आपको जिंदगी के हर मोदाश पर काम आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यह लंबा और उम्मीद है फायदेमंद वीडियो आखिर तक देखा। अगर आपको कोई नई बात पता चली हो या कोई नुस्खा आपके काम आया हो तो कृपया लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अगले वीडियो मिस न करें। और अब मेरा आपसे एक सवाल है, इनमें से कौन सी सलाह आप सबसे पहले आजमाना चाहेंगे? या फिर हो सकता है आपके पास डॉक्टर के पास जाने से पहले शांत रहने का कोई अपना सालों से आजमाया हुआ तरीका हो? अपनी यह अनमोल समझ और अपनी कहानी नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि डॉक्टर के पास जाना थोड़ा कम डरावना हो जाए। स्वस्थ रहिए और शांत रहिए। बी हेल्थी एंड पीसफुल।